students, welcome to e-career point. ठीक है, today we are going to discuss JEE Advanced 2021 पेपर और पेपर 2 में डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सबके सामने है. ठीक है, पहले एक बार पेपर का पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पेपर किस तरीके का था. ठीक है, तो पेपर में देखा जाए तो 4 क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ थोड़ा सा जाते हैं. ठीक है, करीब 19 में से 4 क्वेश्चन थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल में है. ठीक है, उनके लिए थोड़ा आपको डेप्थ नॉलेज में पता होना चाहिए चीज़ों का. दूसरी अगर हम बात करें तो जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब ना तो ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ. अगर मॉडरेट की बात करें जो अब एक बार आप पेन चलाते हैं और आपसे सॉल्व हो जाते हैं, उनकी बात करें तो उनके नंबर थे करीब आप मान लीजिए 5 या 4 या 5 नंबर उनके थे. बाकी सारे क्वेश्चन मैं ईजी कैटेगरी में रखता हूँ. ठीक है, तो पेपर अच्छा था. जेई एडवांस का जो पेपर 2 था फिजिक्स का वो 1 से थोड़ा ज़्यादा अच्छा था. ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे पेपर में क्या अप्रोचेस हमें लगानी चाहिए. ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो जो पहला क्वेश्चन था जेई एडवांस का वो ये था. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लैंग्वेज काफ़ी सारी लिखी हुई है. क्वेश्चन सिंपली कहना चाह रहा है कि एक वॉल है, वर्टिकल वॉल, और एक यहाँ पर हमें एक गिवन है यूनिफॉर्म बीम दे रखी है. यूनिफॉर्म इसलिए बोला, ये वर्ड यूनिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है. यूनिफॉर्म इसलिए बोला क्योंकि वो चाहता है कि हम इसका जो मास mg का जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा उसको एकदम सेंटर पे लगाएं. ठीक है, तो इसका वेट आपको गिवन है w यानी m इंटू जी की वैल्यू गिवन है. इसका लेंथ हमें गिवन है l, और इसका एक एंड पर क्या कर रखा है, एक स्ट्रिंग ले रखी है और उसको बांध रखा है इस वर्टिकल वॉल पर. और नीचे की तरफ एक और दूसरा मास यहाँ पर हैंग किया गया है, और दूसरा जो मास गिवन है वो है अल्फा टाइम्स w. ठीक है, अल्फा टाइम्स w. तो हमसे ये कह रहा है कि ये जो टेंशन है, ये वाली जो रस्सी की जो टेंशन है, ये मैक्सिमम जो बेयर कर सकती है वो दे रखा है हमें 2√2w. मतलब हर चीज़ w की टर्म हमें गिवन है, और हमें चाहिए यहाँ पर कि इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है. एक या एक से ज़्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आपको आखिरी तक चेक करना रहता है, एक एक चीज़ें आपको देखनी पड़ती है. तो ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले इसका FBD बनाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये है नहीं. तो ये जो बीम है इसके ऊपर सारे फोर्सेस को हम डिनोट कर देते हैं. तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा mg, और mg की वैल्यू आपको गिवन है एज अ फॉर्म ऑफ वेट. mg क्या होता है, वेट ही होता है. ये w गिवन है. तो हम FBD किसका बना रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ. रॉड का बना रहे हैं. ठीक है, ये जो बीम है उसका रॉड का FBD बना रहे हैं. तो ये यहाँ पर जो भी मास यहाँ पर हैंग किया है उसकी वजह से भी अल्फा टाइम्स W, अल्फा टाइम्स mg, और mg की वैल्यू भी यहाँ पर W है. तो अल्फा इंटू W यहाँ पर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा. ठीक है, ये जो रस्सी है यहाँ पर बांध रखी है बीम के, एक इसको टेंशन फोर्स लगाएगी इधर की तरफ. ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, सर क्या ये फोर्सेस इनफ है क्या? नहीं सर, देखो ध्यान से समझना. एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये अगर यहाँ पर हिंज नहीं होता तो ये सिस्टम हो सकता है नीचे आ जाता, या हो सकता है डिस्टर्ब हो जाता है. ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हिंज जहाँ पर हिंज किया हुआ है यहाँ पर हिंज भी इसके ऊपर क्या लग रही होगी, फोर्सेज लगा रखी होगी. उन फोर्सेज की डायरेक्शन, और आप कुछ भी मान लीजिए उनके मैग्नीट्यूड मान लीजिए, वाई डायरेक्शन का फोर्स मान लीजिए Fy, और एक्स डायरेक्शन का फोर्स मान लीजिए जो बीम इस बीम के ऊपर लगाए, लेट्स से दैट इज Fx. Fy is the normal reaction at the point of hinge. ठीक है, और Fx क्या है, horizontal force at the point of hinge applied by the hinge. ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, ये L है और ये L है. तो इसको देखते मुझे ये पता चल गया ये 45 डिग्री का एंगल हो जाने वाला है. ठीक है, अब T के कंपोनेंट अगर हम करें तो ये आ जाने वाला है T cos 45 यानी T/√2. एक y डायरेक्शन में कंपोनेंट करें तो आ जाएगा T sin 45, ये भी आ जाएगा T/√2. अच्छा, ये Fx और Fy मुझे नहीं पता, और जो ऑप्शंस गिवन है ध्यान से देखिएगा, इनके बारे में भी हमें क्या करना है, कॉमेंट्स करना है. ठीक है, कौन सी वैल्यू क्या होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा. एक बढ़िया सी बात मेरे दिमाग में ये चमकती है कि सर ये जो O है ना, इस पॉइंट O पर आप क्या करिए, इसके अबाउट टॉर्क रखिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, 0 है. और मुझे क्या फायदा होगा, अगर मैं इसके अबाउट करूंगा तो मुझे Fx और Fy दो टर्म्स लिखनी पड़ सकती हैं. तो इसके अबाउट लिखूंगा तो भी मुझे ये Fx Fy लिखनी पड़ सकती है जो मुझे नहीं पता है. तो एक बढ़िया समझदारी इसी में है कि टॉर्क अबाउट पॉइंट O क्या कर दो, आप 0 कर दो, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है. तो Fx और Fy दोनों इसी पॉइंट से गुजर रहे हैं, इनके टॉर्क खत्म. अच्छा, इसका टॉर्क लिखते हैं, एक फोर्स लग रहा है mg, और यहाँ से डिस्टेंस, यूनिफॉर्म रोड है, सेंटर ऑफ मास पे लगाया L/2. तो कितना हो जाएगा ये W इंटू L/2. ये वाला जो टॉर्क है इसको इधर वाली डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा. इसको मैंने पॉजिटिव लिया है, जो जो इधर वाली डायरेक्शन में घुमाएंगे उसे मैंने पॉजिटिव लिया है. अगर हम बात करें यहाँ पर एक अल्फा टाइम्स W भी तो एक फोर्स लग रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखता है. तो अल्फा टाइम्स W, और इसकी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास L. ठीक है,
अच्छा, इस t बाई रूट टू का नहीं लिखना क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन इस O पॉइंट से पास हो गया, लेकिन इस t बाई रूट टू ये जो वर्टिकल वाला फोर्स है इसका पास नहीं हुआ, तो इसकी जो टेंडेंसी रोटेशन की इधर की तरफ है, तो इसको इक्वेट कर देता हूं इज इक्वल टू t बाई रूट टू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l। एल 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 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा w बाई टू प्लस एल्फा w प्लस टी बाई रूट टू। एक इक्वेशन मेरे पास आ गई यहाँ पर। ये इक्वेशन हमें सारी चीज़ों के बारे में बताएगी, ध्यान से देखना, एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ही कह रहा है द अल्फा अगर 1.5 से एक्सीड कर जाएगा, अल्फा अगर 1.5 से एक्सीड कर जाएगा तो हमारी रोप ब्रेक हो जाएगी। यार रोप को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए कि यार इसकी जो इसकी स्टैंड करने की जो क्षमता है वो है मैक्स टू मैक्स कितना लग सकता है, ये बोल रखा है 2√2w लग सकता है। देखो क्वेश्चन में गिवन है कितना लग सकता है, ये ध्यान से देखिएगा, ये लग सकता है हमारे पास 2√2w। तो मैक्सिमम अगर मैं लगा दूं तो अल्फा भी मैक्सिमम हो जाएगा, तो आ जाएगा w बाई टू प्लस अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा w इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दो 2√2w डिवाइड बाई रूट टू से जाएगा √2, 2w माइनस w बाई टू आ जाएगा 3/2w इज इक्वल टू अल्फा, मैक्सिमम ये आ गया है इंटू w से जाएगा w, तो अल्फा की मैक्स टू मैक्स वैल्यू जो हो सकती है वो है 3/2, क्योंकि अगर अल्फा बढ़ेगा तो ये पूरी चीज़ बढ़ेगी और टेंशन भी बढ़ेगा, और टेंशन मैक्सिमम ही 2√2 हो सकता है। तो हमें यहाँ पर एक बात पता चल गई कि अगर अल्फा एक्सीड करता है 1.5 से या 3/2 से तो रस्सी ब्रेक हो जाएगी, यानी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट है। चलो ये कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, एक एक करके चेक करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट ओ डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम में, तो ये तो हमें पता ही है। दूसरी बात ये भी तो पता है ऊपर वाले फोर्सेस बराबर हो जाएंगे नीचे वाले फोर्सेस। ऊपर वाले फोर्सेस है एफ वाई, ऊपर वाले फोर्सेस हो गए हमारे पास कितने हैं एफ वाई, और नीचे वाले फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ये आ गया एक बार तो हमारे पास डब्ल्यू आ गया, एक आ गया अल्फा टाइम्स डब्ल्यू, एक आ गया डब्ल्यू, एक आ गया अल्फा टाइम्स डब्ल्यू, और एक फोर्स आ गया ऊपर की तरफ टी बाई रूट टू, तो ये भी आ जाएगा माइनस हो जाएगा टी बाई रूट टू। लेकिन हमें हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, हमसे ये पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा हमसे ये पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू एट अल्फा इज इक्वल टू 0.5। रख के देख लेते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू अगर हम 0.5 रखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये कह रहा है डब्ल्यू हो जाएगा। अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास है ये एफ एक्स के बराबर, ठीक है, और एफ एक्स तो क्या है, एफ एक्स तो है ही किसके बराबर, यहाँ पर आ जाएगा टी बाई रूट टू के बराबर आ जाएगा। तो एक ऑप्शन यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते हैं, एक ऑप्शन हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.5। अगर अल्फा की वैल्यू अगर हम 0.5 रख दें, अल्फा की वैल्यू कितनी रख दें हम 0.5 रख दें, तो ध्यान से देखिएगा अल्फा की वैल्यू रख दो 0.5, तो यहाँ से हमें टेंशन मिल जाएगा। टेंशन कितना हो जाएगा यहाँ से t बाई रूट टू इज इक्वल टू w बाई टू प्लस अल्फा की वैल्यू 0.5 रख दो तो w बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा w, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई w रूट टू। इसका मतलब वो वाला ऑप्शन भी करेक्ट था हमारा, देखो w बाई रूट टू कह रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या था करेक्ट था, ठीक है। चलो ऐसे क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, एक एक ऑप्शन चेक करके उस इक्वेशन में रखेंगे, और उस इक्वेशन में रखने के बाद देखो ये कह रहा है 2w हो जाएगा हमारा, तो 2√2 आ रहा है, यानी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी और डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सारे ऑप्शंस हमें इसी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सारी चीज़ें इसी से मिल जाएगी, चाहे तो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, एक वेव का बढ़िया सा क्वेश्चन है, मतलब डॉपलर भी इसमें मिक्स करने की कोशिश की है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगेन मल्टीपल करेक्ट है तो हमें सारे ऑप्शन चेक करके रखना पड़ेगा। ये कह रहा है सोर्स अप्रोचिंग विद द स्पीड u टुवर्ड्स द ओपन एंड ऑफ अ स्टेशनरी पाइप। ये रहा सर एक स्टेशनरी पाइप ले लीजिए, ठीक है, ये स्टेशनरी पाइप का एक एंड ओपन गिवन है, ठीक है, और आपसे कह रहा है एक सोर्स इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। ये रहा सोर्स, ये क्या कर रहा है, इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, ये कर रहा है हमारे पास u स्पीड से कर रहा है। देखो सोर्स अप्रोचिंग विद स्पीड u स्पीड से अप्रोच कर रहा है इसकी तरफ, ठीक है। अच्छा सोर्स अगर अप्रोच करता है, इसकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें fs। अगर सोर्स अप्रोच करेगा तो जो भी यहाँ पर ऑब्जर्वर है, एक तरह से समझिए 2 सेकंड के लिए पाइप एक ऑब्जर्वर है कि इस पाइप को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, वो फ्रीक्वेंसी fs तो नहीं होने वाली, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली, fs तो नहीं होने वाली, वो क्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वो नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास, ध्यान से समझिएगा कैसे करते हैं हम, सिंपली
स्पीड ऑफ साउंड लिख देते हैं। अगर ऑब्जर्वर चलता है तो ऊपर चेंज होते हैं, ऊपर नहीं चल रहा है यानी प्लस माइनस जीरो लिख सकता हूँ मैं। अब देखो सोर्स अगर पास पास आएगा तो जल्दी जल्दी साउंड सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाने वाली है हमारे पास, बढ़ जाने वाली है। तो बढ़ने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो और कितनी स्पीड से बढ़ेगी, ये सर कितनी स्पीड से चल रहा है, यू स्पीड से चल रहा है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है, इसको एफ एस डैश बोल दीजिए, जो क्या करेगा, इस पाइप को सुनाई देगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमें ये चाहिए रेजोनेंस की कंडीशन चाहिए। अब ये कह रहा है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर एफ नोट है, ये जो पाइप है बेटा, एक तरफ से क्या है बंद है, एक तरफ से क्या है ओपन है, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ नोट के बराबर है। यानी वी बाई फोर एल की वैल्यू गिवन है, एफ बाई वी बाई फोर एल की वैल्यू गिवन है एफ नोट। तो मुझे पता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है एफ नोट, 3 एफ नोट, 5 एफ नोट। मतलब एक तरह से हम ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि सर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होने वाली होती है एम एफ नोट होती है। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 1 हो जाएगी, या 3 हो जाएगी, या 5 हो जाएगी, या 7 हो जाएगी। ऑड ऑड नंबर आने वाले हैं, या फिर 2n-1 भी कर सकते हैं आप, ऑड ऑड नंबर आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और वो कह रहा है कि यहाँ पर रेजोनेंस हो जाए इन दोनों फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रही है और इसके बीच में क्या हो जाए, रेजोनेंस हो जाए। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है बेटा, एफ एस डैश ये वाली फ्रीक्वेंसी पाइप को सुनाई दे रही है इज इक्वल टू एफ नोट हो जाए, तभी तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, तभी तो रेजोनेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा v अपॉन v माइनस यू इंटू एफ एस इज इक्वल टू एम टाइम्स एफ नोट। ये हमारे पास आ गया मेन चीज। अब इस मेन चीज में हमें क्या करना बेटा, एक एक करके चीजों को रखना पड़ेगा। देखो कैसे रखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। अच्छा, m के लिए हमने कंस्टेंट फिक्स कर दिया है, ये ओड नंबर ही हो सकता है 1 3 5, क्योंकि मुझे पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर एफ नोट होती है यानी v बाई फोर एल होती है, तो अगली होती है कितनी, 3v बाई फोर एल, 5v बाई फोर एल। तो एफ नोट प्लस यानी आ जाएगा एफ नोट, तो 3 एफ नोट, 5 एफ नोट, 7 एफ नोट। तो ध्यान से देखना, m तो हमारे पास कंस्टेंट फिक्स है कि ये कितना होना चाहिए, ऑड नंबर ही होना चाहिए। चलो अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। वो कह रहा है कि किस कॉम्बिनेशन में हमें रेजोनेंस मिल जाएगा, तो किस कॉम्बिनेशन में ये चीज इक्वेट हो जाएगी, यानी अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो याद ध्यान से देखना, हमारे पास एक इक्वेशन आई है बच्चों, v अपॉन v माइनस यू इंटू एफ एस इज इक्वल टू m टाइम्स एफ नोट। एक एक करके ऑप्शन को रखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है अगर u की वैल्यू 0.8 v और fs की वैल्यू अगर आप एफ नोट रखते हैं, तो चेक करते हैं। देखो रख दो, यह आ जाएगा v अपॉन v में से गया है 0.8v, तो आ जाएगा 0.2v इज इक्वल इनटू, यहाँ पर क्या रखना है हमें, एफ की वैल्यू एफ नोट के बराबर रखनी है, इज इक्वल टू एम टाइम्स एफ नोट से जाएगा एफ नोट, वी से जाएगा वी, तो आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5, एम की वैल्यू आ गई 5। क्या एम 5 पॉसिबल है क्या, बिकॉज सर ये ऑड नंबर ही तो होना चाहिए, पॉसिबल है, मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए तो हमारा ऑप्शन होगा ही सही। इसी तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा। बी को चेक करिए, बी कह रहा है यू इज इक्वल टू 0.8v एंड अगर एफ एस को हम 2 एफ नोट कर दें तो क्या ये हमारी सिचुएशन सही बैठेगी क्या, चलो चेक कर लेते हैं। तो ये वाली तो यही चीज आने वाली है, देखो ये चेंज नहीं किया तो ये वाला चेंज नहीं होगा, 0.2v और एफ नोट। ठीक है, एफ एस की जगह लिख दो, हमारे पास इस बार रखना है 2 एफ नोट इज इक्वल टू कितना आ जाने वाला है यहाँ पर, m टाइम्स एफ नोट। तो एफ नोट से जाएगा एफ नोट, ठीक है, एफ नोट से जाएगा एफ नोट, वी से जाएगा वी, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 10। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको। ऐसे ही देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ऐसे ही देख लीजिए, सी को चेक करते हैं, एक एक करके चेक करना पड़ेगा, है ना। अगेन सी को चेंज किया, चेक किया 0.8v एंड एफ एस इज इक्वल टू 0.5 एफ नोट। अगर मैं रख के देखूँ तो देखना क्या हो जाने वाला है यहाँ पर, m की वैल्यू ऑड आती है कि इवन आती है, वो चेक कर लेते हैं। m की वैल्यू अगर ऑड आएगी तो हम कह देंगे हाँ यार ये केस भी पॉसिबल है, तो याद आएगा, ध्यान से देखना, सेम यही है। तो v अपॉन 0.2v इंटू एफ नोट की जगह एफ एस की जगह लिखना है 0.5 एफ नोट इज इक्वल टू एम टाइम्स एफ नोट। एफ नोट से जाएगा एफ नोट, तो ये आ जाने वाला है हमारे पास, देखो वी से जाएगा वी, तो एम की वैल्यू आ जाएगी 2.5। नहीं सर मजा नहीं आया, इसमें भी नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी चेक करो, डी ऑप्शन कह रहा है यू की वैल्यू रखो 0.5v और एफ एस की वैल्यू रखी है 1.5, एफ एस की वैल्यू रखी है 1.5 एफ नोट। तो ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ v माइनस वी में से गया 0.5v, तो 0.5v इंटू एफ एस की जगह क्या रखना है 1.5 एफ नोट इज इक्वल टू एम टाइम्स एफ नोट से जाएगा एफ नोट, तो ध्यान से देखिए v से जाएगा v, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 0.5, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। सर ये भी ऑड है और हमें ऑड वैल्यू से तो चाहिए, यानी ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए और डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम मॉडरेट के केस में ले सकते हैं कि यार मतलब ठीक है, थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है उसके फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है।
चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। कुछ लोग इसको छोड़ के भी आए होंगे, तो घबराने वाली बात नहीं, देखना कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर अ प्रिज्म ऑफ अ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, जो भी लिखा आपने जो भी पढ़ा लिख लीजिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द लेफ्ट हाफ, है ना, लेफ्ट हाफ ये वाला और ये वाला n1 और n2 दे रखा है आपको, ठीक है, और गिवन है कि जो n2 है या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, n2 या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, ठीक है, n1 से। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, आई एंगल पे कोई रे आ रही है और नीचे से ही आ रही है, ठीक है, यानी जो भी फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, जो भी हमें चीजें याद है कि सर मिनिमम डेविएशन के केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन के केसेस में क्या होता है, वो सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल हुए हैं। इसी क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता था, अगर रे को ऊपर से भेज देते तो सारे फॉर्मूलाज हमारे फेल हो जाते, हमें डेराइव करना पड़ता फिर वहां से, ठीक है। नीचे से रेज आ रही है, मतलब बढ़िया बात है, बेस की तरफ से आ रही है। अब ये कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सच दैट द इंसिडेंट रे विल हैव मिनिमम डेविएशन, और ये भी कहा है कि n1 और n2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। फॉर द केसेस ऑफ अनइक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, n1 अगर n ले लें और n2 को उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ले लें, n प्लस n नोट ले लें, देन द एंगल ऑफ इमरजेंसी इज e प्लस आई। देखो अगर पहला वो केस बोल रहा है कि n1 और n2 दोनों इक्वल ले लें और 1.5 के बराबर ले लें, ठीक है, तो डेविएशन जो हो जाता है वो मिनिमम हो जाता है। और सेकंड केस में जब वो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, मतलब अगर ये n है तो ये n से थोड़ा सा ज्यादा, तो वो कह रहा है जो एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा वो इंसिडेंस एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, i प्लस डेल्टा ई, ठीक है। तो आपसे कह रहा है इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है, तो हमें किस किस के बारे में, डेल्टा ई और n के बीच में एक रिलेशन निकालना है ना, मेनली डेल्टा ई और n के बीच में एक रिलेशन निकालना है, तो सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम केस मान के चलते हैं, केस नंबर 1, और केस नंबर 1 ये है कि जो n1 है वो इक्वल है n2 के, अगर n1 और n2 इक्वल है 1.5 के बराबर है, तो ध्यान से देखिएगा, हम सिंपल सा स्नेल्स लॉ एक तरफ से चलेंगे, दूसरी तरफ निकल जाएंगे। तो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर बात करें, एयर ही ले लेंगे, तो आ जाएगा साइन आई, 1 साइन आई इज इक्वल टू, यहाँ का जो है वो आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5 साइन r1, और मुझे साफ साफ पता है क्वेश्चन में कहा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव या एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री, और मुझे पता है कि जब मिनिमम डेविएशन होता है ना, अब तो ये एक ही प्रिज्म हो गया ना यार, अलग अलग रहा ही नहीं, n1 n2 बराबर है, एक ही यूनिफॉर्म प्रिज्म हो गया, और एक ही प्रिज्म में अगर कोई मिनिमम डेविएशन के लिए रे आती है, तो मुझे पता है मिनिमम डेविएशन के लिए मुझे पता है आई बराबर हो जाता है e, और r1 और r2 भी बराबर हो जाते हैं, और r1 r2 a के बराबर होते हैं, r1 प्लस r2 a के बराबर होते हैं, तो आ जाएंगे a/2 यानी 30 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से जब रे डेविएट होकर इधर की तरफ जाएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पर r1 30 डिग्री, और ये r2 हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, और यहाँ से रे इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। तो अगर i की वैल्यू के बारे में निकालने की कोशिश करें, क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड केस में जब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग हैं तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें सेकंड केसेस में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो एंगल ऑफ इमरजेंस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई के फॉर्म में ई गिवन है। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सर मुझे पता है, यहाँ पर लगा दो स्नेल्स लॉ, तो ये वैल्यूज रख दो 1 साइन आई इज इक्वल टू 3/2, और साइन आर की वैल्यू रख दो, साइन r1 कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, साइन r1 की वैल्यू रख दी यहाँ साइन r1, तो आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2 यानी 3/4, रख लो कहीं काम आ जाए, साइन आई की वैल्यू हो गई हमारे पास कितना 3/4। अच्छा, अगर सेकंड केस की बात करें जहां n1 इक्वल नहीं है n2 के, अलग अलग है ना, तो अलग अलग अगर है n1 और n2, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, एक फिगर और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला एंगल 60 है, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल हो जाएगा 30, ये वाला एंगल हो जाएगा 30, एक साइड कॉमन भी है 90 है, तो मुझे पता है कि एकदम परपेंडिकुलर है इसके, है ना। अगर ये n1 है, ठीक है, n1 बराबर n है, तो ये n प्लस डेल्टा n के बराबर है, अलग अलग हो गए, जैसे ये 1.5 है तो ये 1.501 ऐसा कुछ हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, रे वापस इधर से ही आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पर आई, ठीक है, तो रे यहाँ से ऐसे जाएगी। अब ध्यान से समझना, एक छोटी सी बात हमें यहाँ पर याद रखनी है, याद नहीं रखनी, सोचनी है, ध्यान से समझना कि सर एक बात मुझे बताओ कि जो भी रे यहाँ पर गई, ये तो मान लीजिए रिफ्लेक्ट हो गई पहली बार, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया r1। अब ये वाली रे जाएगी इसके ऊपर, भले दोनों मीडियम अलग अलग हो लेकिन परपेंडिकुलर जा रही है ना। अगर एयर से पानी में अगर आप एकदम
परपेंडिकुलर रे डालोगे तो एज इट इज चली जाती है ना, रिफ्लेक्शन उसका होगा तो वो एज इट इज क्या होती है, सीधी की सीधी चली जाती है, उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऐसी की ऐसी सीधी की सीधी चली जाएगी, ऐसी की ऐसी जाएगी, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा R2 के बराबर, ठीक है। और ये कह रहा है जो यहाँ का एंगल ऑफ इमरजेंसी हो जाएगा I प्लस डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, I प्लस डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसको बोल दो सरफेस नंबर 2। अच्छा, सरफेस नंबर 2 पर अब मुझे देखो किसके बारे में रिलेशन चाहिए, मुझे डेल्टा एन और इन सब के बीच में चाहिए। तो रिलेशन मुझे चमक रहा है यहाँ से कि सर इस वाली जगह पर आप एक बार लगा के देखिए, क्या लगा के देखिए स्नेल्स लॉ लगाइए। सरफेस नंबर 2 पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, स्नेल्स लॉ लगाइए सर, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास कितना, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा n प्लस डेल्टा एन। तो हम ये लिखेंगे n प्लस डेल्टा एन इंटू साइन R2 इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू यहाँ का जो एंगल यहाँ एयर आ गई 1 इंटू साइन I प्लस डेल्टा ई के बराबर हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, I प्लस ई के बराबर हो गया साइन R2 यहाँ पे, है ना। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे गिवन है n की वैल्यू 0.5 है, n की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, ध्यान से देखो, इसने सेकंड केस में कहा है कि जो n1 है ना वो तो n के बराबर हो जाए, और n कितना है यहाँ पर 1.5, यानी सेकंड केस में ये कह रहा है ये तो हो जाए 1.5 और ये वाला हो जाए 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो n की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, हो जाएगा 1.5 प्लस डेल्टा n, और साइन R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू, अभी साइन I प्लस डेल्टा इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन A प्लस बी साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। थोड़ा सा इसको ओपन कर देते हैं, देखना ध्यान से देखना। अच्छा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये कितना है 3/2 है, 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 प्लस डेल्टा n/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो साइन आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और वो पहले हम निकाल के निपटे कितने 3/4, तो साइन आई की वैल्यू मुझे पता है 3/4 है। कॉस डेल्टा ई क्या है, सर डेल्टा ई बहुत छोटा एंगल है ना, मतलब 0.2 डिग्री मान लीजिए, तो है ना 0.02 डिग्री मान लीजिए, तो अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो कॉस की वैल्यू लगभग 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू मैंने लगभग क्या कर दी है 1 कर दी है, इंटू 1 कर दिया, प्लस कॉस आई को लिखो। कॉस आई कैसे निकालेंगे सर, साइन आई पता है तो कॉस आई निकाल लो, कॉस आई हो जाएगा कितना, देखो बेस में तो 4 ही रहने वाला है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 7 √7 आ जाएगा, तो यहाँ पर रख दिया इसकी वैल्यू √7/4 इंटू साइन डेल्टा आई। अब एंगल छोटा होता है तो कॉस आई को तो 1 लिख सकते हैं, और साइन आई को, साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसको मैंने जस्ट लिख दिया डेल्टा ई ही लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने जस्ट लगभग क्या लिख दिया डेल्टा ई, बस थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 3/4 से गया 3/4, तो एक रिलेशन आ गया यहाँ पर, डेल्टा n/2 इज इक्वल टू √7/4 डेल्टा ई, यही तो हमें बताना था, देखो यही तो हमें बताना, तो डेल्टा n आ जाएगा यहाँ पर √7/4, ये 2 आ जाएगा इंटू डेल्टा ई, ठीक है, ये हो जाएगा √7 हो जाएगा लगभग 2.6, ये आ जाएगा 1.3, तो डेल्टा एन आ जाएगा 1.3 टाइम्स डेल्टा ई। क्या इनके बीच में एक रिलेशन पता चल गया, क्या डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या बोलो डेल्टा ई क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कौन सा ऑप्शन है, डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, ठीक है। अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा, नहीं यार डेल्टा एन की वैल्यू ज़्यादा है ना, एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है, यानी ये गलत है। सी को देखो, अगर डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2, ये कह रहा है डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियंस, अगर डेल्टा इन की वैल्यू में रख दो 2.8 इंटू 10⁻³ अरे यार अब रिलेशन मिल गया, आप कुछ भी कर लो, इसको रख के देख लेंगे, डेल्टा एन इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा ई रख दो, तो यह आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइड बाय 1.3। अब वो कह रहा है कि अगर मैं डेल्टा एन को कितना रख दूं 2.8 डिवाइड बाय 1.3 रख दूं इंटू 10⁻³ तो ये मिली रेडियन हो गया, तो 2.8 डिवाइड बाय 1.3 लगभग 2 के आसपास आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो क्या ये ऑप्शन सही है क्या, तो हाँ सर 2 से 3 मिली रेडियन के बराबर है ना, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ये कह रहा है डेल्टा ई लाइज बिटवीन 1 and 1.6 नहीं सर 1.8 नहीं 2 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो ऑप्शन बी या डी सॉरी सी या डी में से वो एक ही करेक्ट हो सकता है, और हमने चेक कर लिया सी करेक्ट है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लीक से थोड़ा सा हटके है, ठीक है, थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स भी इसके अंदर लगाना था, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था, ठीक है, डिफिकल्ट में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो ये तो यूनिट डायमेंशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी एस डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, देखो ई दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट दे रखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपसे कह रहा है इनमें से किसका डायमेंशन, इन सब के मतलब एस का जो डायमेंशन हो रहा है इनमें से किसके बराबर होगा। अब आप चाहें तो इसको डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब उसमें एक थोड़ा सा रिस्क रहता है कि हो सकता है यार ये इस फॉर्म में ना बने। तो बेसिक सा एकदम अब टाइम कंज्यूमिंग नहीं करने वाला एक सिंपल सा तरीका जो मुझे नजर आता है, तो आप क्या कर लिए पहले देख लीजिए यार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि एक करेक्ट होता तो मैं डेराइव करने की कोशिश करता है, इनमें से एक से ज़्यादा करेक्ट है, एक भी रह जाएगा ऑप्शन तो दिक्कत आ जाएगी। तो हम सिंपली देख लेते हैं E क्रॉस बी डिवाइड बाई म्यू नोट। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें फोर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो आ जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज ही फोर्स होता है, तो फोर्स हो जाएगा Q इंटू एफ। बी क्या होता है, अब बी के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन मुझे क्या है ना इस तरह का लिखना ताकि म्यू नोट कट जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी एक फॉर्मूला लिख दो, जैसे वायर की वजह से लिखते हैं ना म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, और नीचे म्यू नोट है, म्यू नोट से म्यू नोट कट जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू नोट से म्यू नोट कट जाएगा। चार्ज क्या होता है, बोलो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है हमारे पास, देखो चार्ज हमारे पास करंट क्या है, फंडामेंटल है, चार्ज क्या होता है सर Q बाई टी होता है हमारे पास, क्या होता है करंट के बराबर होता है। तो चार्ज को लिख सकता हूँ A1 इंटू T1, फोर्स होता है M1 L1 T की पावर -2, और I होता है हमारे पास A1, बोलो I क्या होता है हमारे पास A1, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्लियर है। अच्छा यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हमने ये कर दी, देखो एक छोटी सी गड़बड़ क्या कर दी, उल्टा लिख दिया है ना, ये होता है F बाई Q, छोटा सा गड़बड़ हमने यहाँ पर ये कर दिया, ध्यान से देखो हमने क्या किया, देखो ये होता है कि E इंटू क्यू होता है फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो फोर्स अपॉन क्यू लिखूंगा ना, तो फोर्स बाय क्यू लिखूंगा, ठीक है, फोर्स बाय क्यू, क्यू को लिखूंगा I इंटू टी, आई यानी A1 इंटू T1, ठीक है। और क्या बचा सर R बचा, R को लिख दो L1। तो इससे क्या होगा ना डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा, फिर मैं चेक कर लूंगा, देखो A1 से गया A1, बहुत सिंपल सा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, L1 से गया L1, तो आ जाएगा M1 L0 T की पावर, ये ऊपर जाएगा -3। अब मुझे एक एक करके चेक करना है किसका M1 T -3 आ रहा है, एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं एनर्जी वाला, एनर्जी चार्ज करंट वाला देख लेते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं एनर्जी चार्ज करंट वाला देख लेते हैं। एनर्जी क्या होता है M1 L1 T की पावर M1 L2 T की पावर -2, चार्ज क्या होता है I इंटू टी, आई क्या हो जाता है चार्ज क्या होता है करंट A1 इंटू T1, और करंट है होता है ये हमारे पास A1, तो सर यहाँ पर A1 कटने के चांसेस तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो चेक करना ही नहीं है आगे, है ना, ऐसे टाइम बचाया करो, ठीक है। फोर्स को अगर देखें तो ये होता है M1 L1 T की पावर -2, लेंथ होता है L1, टाइम होता है T1, L1 से जाएगा L1 तो यह जाएगा M1 L0 T की पावर -3। हाँ सर ये आ गया एक ऑप्शन, तो यही तो हमारा वो था, है ना। तो इस तरीके से चेक कर लें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी होती है हमारे पास M1 L2 T की पावर -2 डिवाइड बाय वॉल्यूम यानी L3। सॉल्व किया M1 L-1 आ जाएगा यहाँ, तो T की पावर -2, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसको चेक करो, पावर अपॉन एरिया, पावर क्या होती है हमारे पास वर्क करने की जो रेट होती है, वर्क होता है M1 L2 T की पावर -2, और उसकी रेट यानी यहाँ T1 भी आएगा, और एरिया क्या होता है L2 से जाएगा L2, ये आ जाएगा M1 L0 T की पावर -3, तो ये भी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो बी और डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्या होगा, हम चाहे तो डेराइव करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों पढ़े इसमें, ठीक है। चलो ये था, इस क्वेश्चन को हम इजी क्वेश्चंस में लेंगे, आजकल यूनिट डायमेंशन पे भी ध्यान रख रहा है जेई, ठीक है। एक और क्वेश्चन है बेटा, ये अच्छा मतलब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये है आसान लेकिन ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन ये कह रहा है हैवी न्यूक्लियस एन, ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस होगा कोई एन, वो क्या है रेस्ट पे था, बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, रेस्ट पे था ये, ठीक है, और वो क्या हो जाता है फिजन होके टूट जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है, एक पी, दो छोटे न्यूक्लियाई पी और क्यू में टूट जाता है, वेयर पी और क्यू आर लाइटर न्यूक्लियाई, ऑब्वियसली हैवी न्यूक्लियाई टूट के छोटे न्यूक्लियाई में बन जाता है, स्टेबल हो जाता है थोड़ा, है ना। और ये कह रहा है यहाँ पर एक क्वांटिटी ली उसने जिसको बोल दिया डेल, और डेल किसके बराबर दे रखा है, मास ऑफ एन माइनस मास ऑफ पी माइनस मास ऑफ क्यू, मतलब इसका इनिशियल मास में से घटा दिया बाद वाला मास, ये इसने डेल दिया हुआ है।
एम पी एम क्यू सब मासेस है इनके, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई पी एंड ई क्यू आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी एंड क्यू। कि सर ये पहले रेस्ट पे था, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ रेस्ट पे है, रेस्ट के बाद वो टूट जाती है ना, तो एक इधर जाएगी तो डेफिनेटली दूसरी इधर जाने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले कोई ये रेस्ट पे था, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए दोनों को क्या रहना पड़ेगा, एक दूसरे के ऑपोजिट जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर ये P है ना, तो P इधर जा रहा है वीपी वेलोसिटी से, इसका मास है mp, तो डेफिनेटली ये जो Q है जिसका मास है mq, वो इधर की तरफ जाएगा vq से। और मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं कह सकता हूँ mp vp शुड बी इज इक्वल टू mq vq। काम आ जाएगा कहीं पर? हाँ सर देखो आ रहा है, vp बाई vq देख लो, तो vp बाई vq क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा mq डिवाइड बाई mp। लेकिन सर ये तो हाँ एम क्यू डिवाइड बाई एम पी, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, एक तो बिना मेहनत करे आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये कह रहा है ई पी एंड ई क्यूज आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, the speed of p and q are vp and vq respectively. if the see the speed of light, which of the following statements are correct या is correct, मतलब इनमें से एक या एक से ज्यादा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। चलो अच्छा, बहुत बेसिक सी बात, इन दोनों के पास एनर्जीज आई कहाँ से? सर अंदर कुछ हुआ होगा, है ना। जैसे एक बहुत बेसिक सी अगर हम बात करें, तो सर जैसे मान लीजिए मैं एक पोटली लेके आया, है ना, मतलब मैं मार्केट गया, ऐसा वैसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है पर समझने के लिए 2 सेकंड के लिए हम समझें, तो अगर मैं मार्केट में गया, मैंने सोचा नया आइटम बनाऊंगा, नया न्यूक्लियस बनाऊंगा, तो मैं मार्केट में गया, 3 न्यूट्रॉन लाया, 3 प्रोटॉन लेके आया, और 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन को बढ़िया से मैंने एक थैली पोटली में बांध दिया, बहुत छोटी सी, कि न्यूक्लियस बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने जब उनको 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन को जब मैंने तराजू पे नापा, तब उसका कुछ मास था। लेकिन जब मैंने उसकी पोटली बना दी है, और फिर है उसमें भी वही 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, जब मैंने बाद में नापा तो उसका मास थोड़ा सा कम हुआ। ये जो मास के अंदर जो डिफेक्ट आता है, ये डेल्टा एम कहाँ चला गया? ये जो डेल्टा एम, एक बेसिकली ये डेल्टा एम ही आपको गिवन है, ये कहाँ चला गया सर? ये एनर्जी की फॉर्म में इनको क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, तो इसका उल्टा समझो, अगर इन दोनों को बांध के ये बनाओगे तो एनर्जी कुछ लॉस होगी, है ना, सो एनर्जी कुछ मिलेगी, सॉरी, और बाद में अगर ये टूटेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, वापस इनको मिल जाएगी। ठीक है, और वो किस फॉर्म में मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल रही है। तो कह रहा है कि मुझे पता, ये कह रहा है कि ई पी और ई क्यू आर इनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली ये एनर्जी मिली कहाँ से? बेसिकली ये एनर्जी मिली कहाँ से सर? यहाँ पर कुछ हुआ होगा डेल्टा एम, कितना मास क्या हुआ होगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अगर डेल्टा एम मास का डिफेक्ट होता है तो उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर इतनी एनर्जी मिलती है, रेस्ट मास एनर्जी इसको बोलते हैं हम। और यही बाद में किसकी फॉर्म में मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी इसकी फॉर्म में मिल रही है। और ये डेल्टा एम क्या है सर? डेल्टा एम है मास ऑफ एन माइनस मास ऑफ पी माइनस मास ऑफ क्यू इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई पी प्लस ई क्यू। बोलो क्लियर है? बस ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में डेल के बराबर दे रखा है, डेल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई पी प्लस ई क्यू। और यही हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो एक और ऑप्शन कह रहा है ई पी इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम पी प्लस एम क्यू। चलो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा मशक्कत तो नहीं करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, ये काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर ही होती है। अच्छा इसको ऊपर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा कुछ, ये क्या हो गया, मोमेंटम का स्क्वायर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी को हम पता, आपको भी पता है, ये पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू कैन बी रिटन एज क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू मास ऑफ क्यू। दोनों का रेशियो ले लो, ई पी बाय ई क्यू इज इक्वल टू, देखो दोनों का क्या है, मोमेंटम तो सेम है, अरे एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था, दोनों के मोमेंट में इक्वेट करे थे हमने, तो ये आ जाएगा एम क्यू अपॉन एम पी के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? अब देखो हमें क्या चाहिए, ईपी चाहिए। ईपी चाहिए तो एक काम करो, इसको उल्टा कर दो, ई क्यू बाई ई पी इज इक्वल टू एम पी बाई एम क्यू, दोनों तरफ एक जोड़ दो, तो ये आ जाएगा ई क्यू प्लस ई पी डिवाइड बाई ई पी इज इक्वल टू एम पी प्लस एम क्यू डिवाइड बाई एम क्यू। बस खेल खत्म इस क्वेश्चन का। अब देखो ईपी चाहिए ना, तो ईपी कैन बी रिटन एज एम क्यू अपॉन एम पी प्लस एम क्यू ऑफ टोटल एनर्जी ईपी प्लस ई क्यू। ईपी प्लस ई क्यू को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या ईपी में यहाँ ऊपर एमपी आ रहा है और हमारा एमक्यू आ रहा है। ठीक है, तो हमने अच्छे से करा है तो हमारा सही है, मतलब ये जो ऑप्शन है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, है ना। एमसीक्यू जो मल्टीपल करेक्ट वाले होते हैं इनमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है।
magnitude of p for for p as well as q is equal to c times 2 रूट म्यू इंटू डेल, जहां पर म्यू की वैल्यू भी आपको गिवन है। कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को इस बार क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद पता चलेगा ई पी प्लस ई क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया, और बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन एम पी प्लस 1 अपॉन एम क्यू। ठीक है, ई पी प्लस ई क्यू क्या है, डेल सी स्क्वायर है, पी स्क्वायर बाई 2, थोड़ा सा एलसीएम किया, एम क्यू और एम पी क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, यहाँ बचेगा एम क्यू और यहाँ बचेगा एम पी। ठीक है, अच्छा डेल सी स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या आ जाएगा, एम पी अपॉन एम क्यू डिवाइड बाई एम क्यू प्लस एम पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। अच्छा ये क्या है, इसी को तो उसने म्यू बोला है क्वेश्चन में, देखो इसी को क्या बोला है, म्यू बोला है, तो ये इसको म्यू लिख दो तो आ जाएगा डेल सी स्क्वायर इंटू म्यू, और 2 को भी इधर लेके आ जाओ, ये किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है। पी पूछा है, अंडर रूट कर दो दोनों तरफ, तो 2 म्यू अंडर रूट और सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, 2 म्यू डेल और सी स्क्वायर था जो बाहर आ गया। ठीक है, डेल यहाँ रह गया है ना, और सी स्क्वायर बाहर आ गया, सी स्क्वायर बाहर निकलेगा अंडर रूट से, तो ये सी के फॉर्म में बाहर निकलेगा, यानी ऑप्शन ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आर ए, सी एंड डी। एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है अगला, ध्यान से समझना। क्वेश्चन जो है वो पूछा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पूछा है ना। 2 कोइल्स हमें दे दी गई है ना, 2 कोइल्स हमें क्या दे दी गई है, यहाँ पर कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स आपको दे दिए गए हैं, जिनकी रेडियस है, एक की रेडियस है आर और एक की रेडियस है 2r। देखो अंदर वाला आर है, बाहर वाला 2r, इसके अंदर एक करंट एंटी क्लॉकवाइज I1 जा रही है, दूसरे वाले में क्लॉकवाइज I2 जा रही है। ठीक है, और I1 I2 भी इक्वल नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है जो I2 है ना वो डबल से भी ज्यादा है, I1 के डबल से भी क्या है, ज्यादा है। अगर ये 1 एम्पियर है ना तो ये 2 पॉइंट समथिंग एम्पियर हो जाएगी, 2.5 एम्पियर ऐसे समझ लीजिए। The smaller loops carries I1 anti-clockwise direction and the larger loop carries the I2 current in the clockwise direction। ठीक है, आपसे कह रहा है denote the magnetic field of the field at a point x, y in xy plane which of the following statements are correct। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शंस में बात किसके बारे में कर रहा है, ऑप्शन के अंदर बात कर रहा है सर बी एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, उस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एनी पॉइंट का होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा कि नहीं होगा, चलो देख लेते हैं। चलो ये वाला पॉइंट देख लेते हैं पहले। इस वाले पॉइंट में इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगा, मान लीजिए बाहर की डायरेक्शन को डॉट से दिखाते हैं अपन। इस वाले की वजह से अंदर हो जाएगा, क्या अंदर की तरफ। सर अल्टीमेटली दोनों में से एक जीतेगा, एक की वजह से बाहर, एक की तरफ से अंदर आ रहा है, लेकिन दोनों में से या तो अल्टीमेटली बाहर आ जाएगा या अल्टीमेटली अंदर आ जाएगा, तो रहेगा तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही। यहां पर किसी पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहां पर कोई पॉइंट ले लूंगा तो इसकी वजह से क्या हो जाने वाला है, देखो करंट इधर की तरफ है ना, अंदर की तरफ। ठीक है, एक की वजह से अंदर की तरफ, और इसकी करंट ऐसे है ना, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अंदर आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद मुझे पता चलेगा अल्टीमेटली वो प्लेन के परपेंडिकुलर ही आने वाला है। ऐसे ही बाहर वाले पॉइंट पर भी आप चेक कर लेंगे तो वहां पर भी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। यानी ऑप्शन करेक्ट है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है बी एक्स कोमा वाई डिपेंड्स ऑन द एक्स एंड वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, एक्स कोमा वाई पे डिपेंड कर रहा है क्या, वो चेक करते हैं। बी एक्स कोमा वाई पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं करता है। फिर हमसे कह रहा है कि बी एक्स कोमा वाई इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट फॉर आर लेस देन, ये कह रहा है आर लेस देन आर की हर पॉइंट पर ये कह रहा है कि नॉन जीरो होगा। भैया वो कैसे कह सकते हैं, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है डी एल इंटू आई। अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपली देखना, अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई डी एल, है ना, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें देखना पड़ेगा, और इससे फोर्थ पॉइंट भी हो जाएगा, पॉइंट नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम एक्स वाई। अच्छा सारे पॉइंट्स हो जाएंगे देखो इस वाली चीज से। अब ये कह रहा है एक एक करके देखते हैं, पहले डी वाला देखते हैं। पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द टू लूप्स, मतलब ये जो एक दोनों लूप्स के बीच का ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पर बात कर रहे हो। देखो किसी भी पॉइंट पे बात कर लो, दो जो पॉइंट है दोनों लूप्स के बीच में होना चाहिए। देखो
पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कह रहा है पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड इन द एक्स वाई प्लेन फॉर ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द टू लूप्स। इन दोनों लूप्स के पॉइंट पे अगर यहाँ बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है बाहर की तरफ। भाई साहब ये तो अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। चलो ये कह रहा है बी एक्स वाई इज द नॉन जीरो एट ऑल द पॉइंट्स आर लेस देन जीरो। आर लेस देन जीरो पे नॉन जीरो होगा क्या सर? ऑल पॉइंट्स का कैसे कह सकते हैं? देखो ध्यान से देखना, ऑल पॉइंट्स की बात करें, देखो ये कह रहा है इज नॉन जीरो एट ऑल द पॉइंट। तो अगर हम इसका फिगर बनाए, ध्यान से देखना, अगर हम इसका क्या बनाए, फिगर बनाए, तो इस तरह का कुछ फिगर आएगा। अगर अंदर किसी पॉइंट की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एक्स वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस आर। ये डिपेंड करता है कि नहीं करता है? देखो यहाँ की बात करते हैं। देखो अगर हम यहाँ किसी पॉइंट की बात करें तो एक काम करो सर, यहाँ पर एक छोटा सा ये वाला एलिमेंट लो, इस एलिमेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है इधर की तरफ हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख दूंगा। वैसे ही एक एलिमेंट ये ले लो, मतलब ऐसा करो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, इस छोटे से एलिमेंट में इस एक करंट का छोटा सा वायर ये है, एक छोटा सा वायर ये है, दोनों की वजह से क्या लिख दूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड लिख दूंगा। बोलो, तो ये कह रहा है डिपेंड करता है अच्छा आर पे। अरे ये तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, DLI अपॉन आर स्क्वायर। तो आर जो है रेडियल डिस्टेंस है, उस पर तो डिपेंड करना ही है, रेडियल डिस्टेंस पे तो क्या होता है, डिपेंड करेगा ही करेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ये तो करेक्ट है इसी, नॉन जीरो एट ऑल द पॉइंट इज नॉन जीरो एट ऑल द पॉइंट आर लेस देन आर। आर लेस देन आर यानी अंदर वाले किसी पॉइंट पे अगर हम बात करें, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसको लिखूंगा क्या, ये जो भी आएगा DIDL अपॉन आर स्क्वायर लिखूंगा, और डायरेक्शन क्या आएगी, देखो बाहर की तरफ आएगी इतना। और अगर इस वाले की बात करूंगा तो अंदर की तरफ आएगी, I2 ये आएगा I1, ये I2 DL2 बोल दो, आर स्क्वायर के बराबर आ जाने वाला है, या 1 बोल दीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो नेट की अगर बात कर रहा है तो देखो I1 यहाँ पर क्या है, ये R1 है, ये R2 है। अगर I1 की बात करें तो सर I1 छोटा है, I2 क्या है, बड़ा है, I2 यहाँ पर क्या है, बड़ा है। ठीक है सर, DL की अगर बात करें तो देखो दोनों का एंगल तो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। अगर DL की बात करें तो थीटा तो सेम है, जिसका रेडियस ज्यादा उसका, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ जो DL2 है वो बड़ा वो 2 टाइम्स DL1 है, ऐसा भी कह सकता हूँ। DL2 क्या है, ज्यादा है, और सर रेडियस भी क्या है यहाँ पर, कम है, रेडियस भी क्या है यहाँ पर, कम है। तो सर कभी ना कभी, देखो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, हर पॉइंट पर तो नहीं कह सकते हम श्योरिटी से, कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि सर I1 यहाँ पर, देखो I1 क्या है यहाँ पर, छोटा है बेचारा, ठीक है, I1 क्या है यहाँ पर, छोटा है, DL यहाँ पर क्या है, छोटा है, I2 क्या है, बड़ा है, DL क्या है यहाँ पर, बड़ा है, ये दोनों बड़ा है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट करने वाला R है ना, R इसके लिए कम होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाले पॉइंट की बात करोगे तो इसका R कम होगा और इसका R क्या होगा, ज्यादा होगा। तो समझ रहे हो, बाहर वाले से डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो इसका R यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है, और कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जहां पर ये क्या हो। तो श्योरिटी से हम नहीं कह सकते कि नॉन जीरो होगा, कोई ना कोई पॉइंट हो सकता है जहां पर क्या हो, जीरो है। तो सी ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, ऑप्शन आ जाएंगे हमारे ए और बी करेक्ट। क्लियर है, यहाँ तक की बात है। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस जनरली करे जाते हैं, लेकिन इस फॉर्म में नहीं किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस गिवन होती हैं, कॉलम ऑफ लेंथ्स गिवन होती है, कुछ ना कुछ गिवन होता है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें है, तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है आपने किए हों, है ना। वो करते थे हम, जो एक ट्यूब है उसके अंदर उसको ऊपर नीचे कर देते थे, ट्यूब को पुश कर देते थे, तो वाटर कॉलम पे क्या फर्क पड़ता था, उस थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लास्टिक की बोतल है, और उस प्लास्टिक की बोतल के अंदर एक टेस्ट ट्यूब टाइप है, जो मतलब बहुत पतली नहीं है ना, पतली होती है वहां पर सरफेस टेंशन एक्शन में आ जाता है, मेनिस्कस बनने लग जाते हैं, तो वी हैव टू इग्नोर द मेनिस्कस थिंग्स। ठीक है, तो पतली यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा थिक है। ठीक है, क्या है, थोड़ा सा थिक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, विथ सम एयर, और एयर को इसने बोल दिया भाई साहब आइडियल गैस लेना है ना, यानी केटीजी भी काम आने वाली है सर इसमें। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसके अंदर यहाँ पर कुछ एयर ट्रैप हो गई, ये रही सर एयर, यहाँ पर क्या हो गई, एयर थोड़ी सी ट्रैप हो सकती है। द टेस्ट ट्यूब हैज द मास, ट्यूब के बारे में क्या गिवन है, ध्यान से देखना, इसका मास गिवन है, कितना है, ट्यूब इज द मास, द 5 ग्राम का मास है, कितना मास है, 5 ग्राम का मास है। और ये कह रहा है कि एंड मेड ऑफ द थिक डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी आपको दे दी, चाहे तो वॉल्यूम निकाल सकते हो आप, चाहो तो शायद काम आ जाए, ग्राम पर सीसी, तो मुझे पता है डेंसिटी इज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम,
2.5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई वी, तो वॉल्यूम आ जाएगा इसका कितना 2 सीसी, कितना आ जाएगा 2 सीसी। अब ये कह रहा है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2.5 इनिशियली बोतल इज सील्ड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोतल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सील की गई है, जिसका प्रेशर है कितना, इनिशियल प्रेशर दे दिया आपको कितना, ये जो गैस ट्रैप है उसके लिए पी नोट दे दिया, इनिशियल प्रेशर दे दिया आपको 10⁻5 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक तरह से ना। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड, इनिशियल वॉल्यूम जो एयर ट्रैप है ना उसका इनिशियल वॉल्यूम पे दे दिया आपको 3.3 सीसी के बराबर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर बोतल को हम स्क्वीज करें, अगर बोतल को क्या करें हम स्क्वीज करें, थोड़ा सा आगे अगर हम इसको स्क्वीज कर दें, ध्यान समझना, तो ये कह रहा है कि बोतल को थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे ना, और स्क्वीज कर देंगे तो क्या हो जाता है ये फ्रॉम आउटसाइड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है इसमें, ऐसा नहीं कि स्क्वीज करो टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाए, स्क्वीज भले कर दो आप लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। द प्रेशर इनसाइड राइजेस एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड रिड्यूसेस। क्यों सर, आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया, गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और अगर जैसे आप उसको कंप्रेस करोगे, डेफिनेटली कंप्रेस करने पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो फाइनली ये इनिशियल था, और वो कह रहा है फाइनली ये जो चीजें हैं, ये हो जाती है पी फाइनल और वी फाइनल, है ना। तो जो एयर ट्रैप है, अब ध्यान से देखना, टेस्ट ट्यूब बिगिन टू सिंक, फाइनल जो प्रेशर हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास इनिशियल प्रेशर प्लस डेल्टा पी, और फाइनल वॉल्यूम हो जाता है, कम हो जाएगा ना, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम माइनस डेल्टा वी। तो वो कह रहा है अगर डेल्टा वी की वैल्यू x है और डेल्टा पी की वैल्यू y है तो x और y की वैल्यू बताइए, x और y की क्या बताइए, वैल्यू बताइए। चलो सर देखो थोड़ा थोड़ा कुछ डेंसिटीज के बारे में बातें कर रखी है ना। प्रेशर गिवन है इनिशियली, एयर का वॉल्यूम भी गिवन है हमें, फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें तो देख लेते हैं सर कि फाइनली एयर का वॉल्यूम कितना हो गया, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम यहां पर बात करें डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर मैं एवरेज डेंसिटी निकालूं किसकी, ये जो ट्यूब है और जो एयर ट्रैप्ड है, अगर इनकी एवरेज डेंसिटी निकालने की कोशिश करूं तो वो हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अच्छा अब उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये बोली है कि जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पिचकाएंगे ना तो ये जस्ट फ्लोट करेगी, है ना। अच्छा जस्ट फ्लोट करी, पहले मान लीजिए डूब रही होगी, क्यों डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन हम स्क्वीज कर देंगे ना तो एयर ने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया कि उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई। क्या होगी, एयर ने थोड़ा ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिया कि डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी सी उसकी कम होगी। कैसे किया डेंसिटी को कम, सर उसने क्या किया, ध्यान से, उसने डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर दिया। अभी कैसे किया अभी बताता हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी कम होगी, अब वो जस्ट फ्लोट करने लग गई, फ्लोट करने लगी यानी लगभग पानी की डेंसिटी के बराबर हो गई, और पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब सर वो उसके अंदर थोड़ी बहुत गैस होगी और उस ट्यूब का मास होगा, तो टोटल मास कितना है हमारे पास, टोटल मास है हमारे पास, टोटल मास हो जाएगा 5 प्लस थोड़ा सा गैस का कितना ही मास होगा, 5 प्लस 0.0002 इतना ग्राम हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना, सर पता नहीं, बाद में ये फाइनल कंडीशन की बात कर रहा हूं, बाद में वॉल्यूम हो जाएगा, मान लीजिए गैस का जो एयर है वॉल्यूम हो जाएगा उसका वॉल्यूम ऑफ एयर, और उसका तो वही रहने वाला है। अरे उसके वॉल्यूम पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा आप बोतल पिचकाओ और अंदर जो ट्यूब है वो भी पिचक जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5, तो वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3 सीसी। सारी चीजें मैंने सीजीएस में चलने दिया, इसका मतलब कितना आ जाएगा, वॉल्यूम 3 सीसी आ जाएगा। यानी गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना था, गैस का इनिशियल कंडीशन सारी मुझे गिवन है, वॉल्यूम कितना है 3.3 सीसी, प्रेशर कितना है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोल दो, और फाइनली मुझे पता चल गया फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 3 सीसी, और फाइनल वॉल्यूम पता नहीं कितना है। अच्छा पहले तो डेल्टा यूवी निकाल दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, डेल्टा वी क्या है सर हमारे पास, कितना डेल्टा वी क्या है हमारे पास, वो देखो सर कितना वॉल्यूम में चेंज आ गया है, ठीक है। वी फाइनल हो गया हमारे पास कितना, डेल्टा वी निकालो, डेल्टा वी एक्स है, डेल्टा वी हो जाएगा सर 3.3 माइनस 3 यानी 0.3 सीसी, और उसने बोला है डेल्टा वी ही एक्स है, तो एक्स की वैल्यू तो पहले हमारे पास आ गई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा दूसरी बात उसने बोला है गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स आप कहीं लीक नहीं होने दे रहे हो, तो यहाँ पर P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के। प्रेशर 1 कितना 10⁵ 5, वॉल्यूम 1 कितना 3.3,
इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 3 के बराबर, तो ये आ जाएगा P आ जाएगा 3.3 डिवाइड बाई 3 यानी 1.1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अच्छा ये आ गया फाइनल प्रेशर, तो प्रेशर में चेंज कितना हुआ वही तो पूछ रहा है, डेल्टा पी को ही तो उसने वाई बोला है ना, डेल्टा पी हो जाएगा 1.1 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 5, तो आ जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.1। अब उसने देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में शायद उसने कुछ और वैल्यूज पूछी, उसने बोला है y इंटू 10 की पावर 3 में आंसर दीजिए, है ना, y इंटू 10 की पावर 3 में आंसर दीजिए, यानी 10 की पावर 3 करना पड़ेगा, यानी 0.1 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 3 करना पड़ेगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 3, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई लगभग लगभग 10 के बराबर आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 0.3 और y की वैल्यू आ गई कितनी 10। चलो आगे बढ़ते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग लगभग 10 आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कंजर्वेशन लॉस के ऊपर है शायद। चलो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब ऑफ मास इतना एंड मासलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब जो खींच नहीं सकती ऐसी स्ट्रिंग है ना, जिसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, सस्पेंडेड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एट हाइट, अच्छा 0.9 मीटर। देखो कैच क्या है क्वेश्चन का, देखो रस्सी की लेंथ तो 1 मीटर है, लेकिन उसको 0.9 मतलब थोड़ी सी रस्सी स्लैग रहेगी, थोड़ी सी ढीली हुई रहेगी वहां पे। अब होगा फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्लोर, इनिशियली जो इनिशियली क्या था, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ था। द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज लाइंग ऑन अ फ्लोर एट रेस्ट वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, द हॉरिजॉन्टल इंपल्स इज इतना, इतना इंपल्स अगर हम उसको दे दे, एक तरह से जर्क हम दे दे उसको, मतलब इंपल्स हम दे दिया उसको, मोमेंटम दे दिया, है ना, तो मजे आ जाएंगे उसके 0.2 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड की वजह से, अगर हम इंपल्स दे दे तो एक वेलोसिटी आ गई एक तरह से उसके पास। फाइंड, ये कह रहा है आफ्टर द बॉब स्लाइड फ्रॉम सम डिस्टेंस द स्ट्रिंग बिकम्स टॉन्ट। ऑब्वियसली पहले अभी टॉन्ट क्यों नहीं है, क्योंकि सर लेंथ तो उसकी है 0.9 लेकिन सॉरी 1, और आपने हैंग किया हुआ है ओनली 0.9 तक, तो वो थोड़ी सी ढीली है, थोड़ा सा उधर जाएगी, थोड़ा सा दूर जाएगी, तब जाके वो क्या होगी, टॉन्ट हो जाएगी। तो ये कह रहा है आफ्टर द बॉब स्लाइड सम डिस्टेंस द स्ट्रिंग बिकम्स टॉन्ट एंड द बॉब लिफ्ट ऑफ द फ्लावर। ऑब्वियसली और आगे जाओ, और आगे जाते जाएंगे तो ये लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, फ्लोर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपसे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट ऑफ। अच्छा, और ये कह रहा है जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट ऑफ, अगर एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। और दूसरी बात ये कह रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम जे बोल दिया। अब ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम जस्ट आफ्टर लिफ्ट, जस्ट आफ्टर वो लिफ्ट होने वाला है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर के है तो जे और के की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिचुएशन हमें इस तरीके से कुछ दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, सिचुएशन हमें इस तरीके से दे रखी है कि सर यहाँ पर क्या है, हमने एक ये जमीन मान लीजिए आप, यहाँ पर क्या दे रखा है सर, हमें एक रस्सी दे रखी है, लेकिन वो रस्सी थोड़ी सी ढीली है सर, है ना, क्यों है ढीली, क्योंकि ये जो हाइट है ना ये दे रखी है हमें 0.9 मीटर और रस्सी की तो लेंथ है 1 मीटर, तो ऑब्वियसली हल्की बहुत ढीली रहेगी। हमारा हो गया बॉब, ठीक है, ये हो गया हमारा बॉब। अब क्या दे दिया, ये बैठा हुआ था चुपचाप अपने अपने मन से बैठा हुआ था, इसको क्या दे दिया आपने, एक इंपल्स दे दिया, है ना, इंपल्स मतलब एक तरह से मोमेंटम दे दिया, चेंज मोमेंटम दे दिया एक तरह से। इस क्वेश्चन को इंपल्स के फॉर्म से भी पूछा जा सकता था, ठीक है। तो कितना इनिशियल रेस्ट पे था तो कितना मोमेंटम आ गया इसके पास mv, और ये दे रखा है 0.9 दे रखा है शायद, है ना, कितना दे रखा है ये 0. कितना दे रखा है ये 0.2 किलोग्राम, है ना, 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर दे रखा है। इस बॉब का मास भी गिवन है, बॉब का मास है कितना 0.1 केजी, मास ऑफ बॉब कितना है 0.1 केजी। तो मुझे पता है 0.1 इंटू वी इज इक्वल टू 0.2, तो वी की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड। कि सर ये जो बॉब है ना, जैसे आप उसको मोमेंटम दोगे वो 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो 2 मीटर पर सेकंड आ गया, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सर इवेंचुअली क्या होने वाला है, ये धीरे धीरे आगे जाएगी, जैसे अभी तो ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा थोड़ा क्या बनेगी, डायगोनल बनेगी, तो सॉरी हाइपोटेनस बनेगी, तो ऑब्वियसली लेंथ बढ़ेगी। तो मान लीजिए दिस इज द लेंथ 1 मीटर हो गई जब वो टॉन्ट होने की कंडीशन में आ गई है, जस्ट टॉन्ट होने वाली कंडीशन में वो आ गई है। तो फर्स्ट चीज पूछिए एंगुलर मोमेंटम बताइए। अच्छा एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जो फोर्स हमने दिया उस तरीके से दिया, तभी तो इस वाली डायरेक्शन में गया, और फोर्स जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन इससे पास नहीं हो रही है,
तो सिंपली एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ये यहां पर होगा या यहां पर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है तो यहां पर भी इतना ही होगा, फ्रिक्शन लेस है तो यहां पर भी उतना होगा, तो हर वक्त जस्ट बिफोर ये टॉन्ट हो जाती है तो हर वक्त एंगुलर मोमेंटम इतना ही रहने वाला है। mv दे रखा है आपको 0.2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 0.8, तो आ जाएगा 0.2 इंटू आ जाएगा 0.18, इतना क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, सब ऐसा ही यूनिट में लिख रहा हूं मैं। चलो दूसरी चीज पूछ रहा है कि जस्ट ये टॉन्ट हो जाने के जस्ट बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर के है तो के की वैल्यू बताइए। सर अभी क्या है ना, अभी इसके ऊपर कोई फोर्सेस नहीं थे क्योंकि रस्सी तो ढीली है, कोई फोर्स नहीं लगा रही, उसमें टॉन्ट आया ही नहीं है। तो लेकिन जैसे ही रस्सी एक बार टॉन्ट हो जाएगी तो वो फोर्स लगाना शुरू कर देगी। नाउ वी कैन से द मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी यहाँ पर एक वेलोसिटी हो गई है v डैश, यहाँ पर एक इसकी एक वेलोसिटी हो गई है, कितनी हो गई है v डैश। अगर हम बात करें, ठीक है ध्यान समझिएगा, जस्ट बिफोर और बाद की बात करें तो जस्ट बिफोर इसकी वेलोसिटी तो वही रहेगी 2 मीटर पर सेकंड। जस्ट बिफोर की अगर हम बात करें तो ये जो वेलोसिटी है ये तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। लेकिन होगा क्या ना सर, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर देते हैं। ठीक है, एक अलोंग द स्ट्रिंग कर लो, एक परपेंडिकुलर स्ट्रिंग कर लो। ठीक है, तो एक काम करो, कोई एंगल थीटा मान ले, इसको एक काम करो थीटा मान लो, अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा v cos थीटा और ये वाला हो जाएगा v sin थीटा। बोलो अब रस्सी क्या है, खींच तो सकती ही नहीं है, रस्सी की लेंथ बढ़ तो सकती नहीं है, तो ये v sin थीटा तो खत्म हो जाएगा, v sin थीटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये खत्म नल। क्यों, अरे यार अगर v sin थीटा खत्म नहीं हुआ तो या तो यहाँ से टूट जाएगा या रस्सी खींच जाएगी। अरे इलास्टिक होता तो खींच जाता, लेकिन रस्सी तो खींच ही नहीं सकती, तो सिंपली हमारे पास ओनली एक वेलोसिटी बच गई, दैट इज v cos थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v cos थीटा का स्क्वायर, हाफ m v cos थीटा का स्क्वायर। m की वैल्यू गिवन है कितनी है 0.2। ठीक है, और v cos थीटा भी निकाल सकते हैं क्या, देखो इस वाले ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 0.9 डिवाइड बाय 1, तो cos थीटा की वैल्यू होगी 0.9। ठीक है, तो आ जाएगा 2 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी 0.16 जूल, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और यही आपने कहा था के की वैल्यू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक आंसर आ जाएगा इतना, एक आंसर आ जाएगा इतना, सारे एसआई में थे ये। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एसआई में था, हर चीज़ एसआई में ही गिवन थी हमें। तो इसको भी आसान क्वेश्चन की फॉर्म में हम ले सकते हैं। क्वेश्चन टफ तब बनता जब एक और बॉल यहाँ पर दीवार की जगह यहाँ पर एक जमीन पर ही रख दिया होता है सारा काम, यहाँ पर एक बॉल और बांध दिया होता, फिर कुछ चीज़ें पूछता। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन ही मानते हैं। चलो, तो के की वैल्यू आ गई 0.16, अप टू 2 डिजिट पूछा है, 0.162 आ रही है वैसे तो, अप टू 2 डिजिट पूछा है तो हम यहाँ कर देंगे के की वैल्यू 0.16। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन एक पैसेज है। ठीक है, एक तरह से पैसेज ने इस बार थोड़ा बचाया है ना। क्वेश्चन ही कह रहा है, एक बड़ी सी लैंग्वेज दे रखी है आपको, कह रहा है कि ध्यान समझना, पढ़ना पड़ेगा पूरा। चलो देखते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते जाते हैं। इन अ सर्किट अ मेटल फिलामेंट लैम्प इज कनेक्टेड, मतलब एक बल्ब, एक तरह से बल्ब है, बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस से कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर। तो एक तरह से एक रजिस्टर है, क्या है, एक रजिस्टर है, सॉरी मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस है R, दैट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ कैपेसिटर। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस है C, और ये इसको जोड़ दिया गया बेटा एक AC सप्लाई से। किससे जोड़ दिया गया, इसको एक AC सप्लाई से जोड़ दिया गया है, और AC सप्लाई की खासियत है कि 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो अब आपसे कह रहा है ये RMS वैल्यूज गिवन होती है ना। द पावर कंज्यूम बाय द लैंप, सर लैंप के बारे में बात कर रहा है, दिस इज लैंप। पावर कंज्यूम बाय द लैंप क्या होगा सर, वो होता है आई आर एम एस स्क्वायर, आई आर एम एस स्क्वायर, आई स्क्वायर आर ही तो होता है, लेकिन यहाँ पर आई कौन सी यूज करते हैं हम, आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यूज करते हैं। इट इज गिवन एज 500 वोल्ट, एसआई में ही गिवन है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या गिवन है देखो, द पावर कंज्यूम बाय द लैंप इतना दे रखा है, एंड व्हाइल द वोल्टेज अक्रॉस, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इज इट 100 वोल्ट, कितना है 100 वोल्ट है। अच्छा वोल्टेज क्या होता है इसके अक्रॉस, आई आर, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, आई आर एम एस आर, यानी वोल्टेज यानी आई आर एम एस इंटू आर भी हमें गिवन है, दैट इज 100, ये भी ऐसा ही में है, ये भी 100 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक बार डिवाइड करते क्या फायदा होगा इससे, ये P बाई वी, यानी ये आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 500, यानी इतना एम्पियर हमारे पास क्या आ जाएगी, आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी। शायद कहीं काम आ जाए, आई आर एम एस आ गया।
अभी कह रहा है द एज्यूम दैट देर इज नो इंडक्टिव लोड इन द सर्किट, कोई इंडक्टिव लोड नहीं, कोई एल नहीं है इसके अंदर, टेक आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज, हमें मतलब जो करंट लीड करती है ना कैपेसिटर में, तो कितने एंगल से लीड करेगी वो फेज हमें पूछ रहा है, फाई पूछ रहा है, ठीक है, एंड फाई एंड सप्लाई, और ये कह रहा था टेक आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द करंट एंड द सप्लाई वोल्टेज इज फाई, देन फाइंड द फाई, और एक हेल्प करने के लिए आपको पाई रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, कहीं भी अगर ये आ जाए तो 5 ले लीजिए, इसको यूज करना पड़ेगा है ना, जिससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। अच्छा, और आपसे पूछ रहा है ये जो सी है इसकी वैल्यू भी बताइए। अच्छा, कैसे करें, देखो IRMS पता चल गया सर, है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चला सर, फेजर डायग्राम कुछ कुछ याद आ रहा है। फेजर डायग्राम के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, फेजर डायग्राम के अंदर क्या होता है, फेजर डायग्राम के अंदर ये होता है सर, मुझे पता है करंट क्या करती है कैपेसिटर में, लीड करती है, लेकिन करंट लीड कर रही है वोल्टेज से, यानी वोल्टेज लैग कर रहा है, तो मैं वोल्टेज वाला बना रहा हूँ, कौन सा बना रहा हूँ, वोल्टेज वाला बना रहा हूँ, कि रेजिस्टेंस के अंदर ना तो लीड करता ना लैग करता है, यानी सेम इसी फेज में आ जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें किसके बारे में, कैपेसिटर में, तो वो लैग कर गया, वोल्टेज क्या कर दिया, लैग कर दिया। अगर करंट बनाता तो मैं ऊपर बनाता, वोल्टेज बना रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ बना दिया, मान लीजिए वो हो गया VC, ठीक है, वो कितना हो गया VC, और इन्हीं का जो नेट आया है, इन्हीं का जो नेट आया वही तो हमें गिवन है, कितना गिवन है, शायद 200 गिवन है, ठीक है, RMS वैल्यू कितनी गिवन है इसकी, 200 वोल्ट, वही तो हमें गिवन है, तो ये कितना गिवन है, 200 वोल्ट। तो इन दोनों का नेट कैसे निकालते हैं सर, ये 100 का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 200, तो याद जाएगा 100 का स्क्वायर इज प्लस VC स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, VC निकाल लो, VC निकालने से क्या फायदा होगा, C निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि VC क्या होता है, XC इंटू IRMS होता है, जैसे I इंटू R होता है वैसे इसका ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, XC यूज करते हैं, तो आ जाएगा VC स्क्वायर इज इक्वल टू यह आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 200 स्क्वायर माइनस 100, कैसे करें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कर दो, A माइनस B, 200 माइनस 100 आ जाएगा 100, A प्लस B यानी 300, तो VC कितना आया बच्चों हमारे पास, आ जाएगा √3 इंटू 100 √3 इतना वोल्ट आ जाएगा, और VC क्या है, ये XC इंटू IRMS की तो बराबर है, XC हमें निकालना था, XC इंटू IRMS की तो बराबर होता है ये, ठीक है, चलो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, C के लिए थोड़ी मशक्कत करते हैं, ठीक है, और क्या निकालना था इसमें, फाई भी निकालना था, तो फाई तो आ ही गया, अगर फाई निकालना हो तो क्या निकालेंगे, यही तो हमारे पास फाई होगा, तो अगर हम फाई की बात करें, कितना लीड कर रहा है, कितना एंगल आ रहा है, फेज एंगल आ रहा है, फाई आ जाएगा हमारे पास कितना, परपेंडिकुलर, इसको उठा के यहाँ रखा, VC यानी 100 √3 डिवाइड बाई बेस यानी 100, बोलो 100 से गया 110, फाई आ गया √3, यानी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, तो फाई तो आ गया हमारे पास डिग्री में 60 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन तो हो गया इसका, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ी मशक्कत करते हैं, तो ये आ जाएगा 100 √3, और IRMS हम निकाल के निपटे हैं, IRMS कितना है, IRMS है 5, ठीक है, IRMS कितना है, और पाई √3 जहाँ पर भी आ रहा है उसको 5 रखना है, तो आ जाएगा 100 √3 इज इक्वल टू XC इंटू IRMS कितना है 5, XC होता क्या है, XC को बोला जाए तो 1/ω_c होता है, जैसे XL होता है ओमेगा इंटू L होता है, ये होता है 1/ω_c, 100 √3 इज इक्वल टू XC की जगह लिख दो 1/ω_c। अब ओमेगा कहाँ से लाऊं सर, ओमेगा के लिए सर मुझे देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, यानी 2 पाई इंटू एफ, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, इंटू C इंटू 5, C हमें निकालना है, बस खेल खत्म, अब तो इसका क्या करना है, C हमें निकालना है, ओमेगा आ गया, C आ गया, C आ जाएगा हमारे पास, देखना 5, ये आ जाएगा 5 ऊपर है, नीचे आ जाएगा कितना बेटा, 100 √3 इंटू 2 पाई, है ना, इसको ये 50 इंटू 2 को भी 100 लिख सकता हूँ क्या, तो इसको 50 इंटू 2 को भी 100 ही लिख देते हैं, इसी स्टेप में लिख देते हैं, है ना, सिंप्लीफाई भी करते रहते हैं। देखो ये 2 इंटू 50 को लिख दो 100, और यहाँ पे है पाई, और यहाँ पर कितना है C तो रह ही गया। अब क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, देखो कोई दिक्कत यहाँ पर, ये हमारे पास क्या आ गया, फेरेड में आ गया, लेकिन हमें किस में चाहिए, माइक्रो फेरेड में चाहिए, देखो उसने कहा है माइक्रो फेरेड में आंसर दो, किसमें दो आंसर, माइक्रो फेरेड में आंसर दीजिए, ठीक है, उसने बोला C इज इन माइक्रो फेरेड, देखो ये लिखा हुआ है C इज इन माइक्रो फेरेड, तो हमारे पास तो फेरेड में आया आंसर, कहीं पे पाई इंटू √3 का यूज नहीं हुआ, ये रहा सर, पाई इंटू √3 को 5 ले लो, पाई इंटू √3 5 के बराबर दे रखा है, आ जाएगा 5 के बराबर, तो आ जाएगा 1/10⁴ फेरेड आ रहा है, इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो तो माइक्रो फेरेड बोल सकता हूँ, तो आ जाएगा 100 माइक्रो फेरेड, ये आंसर आ जाएगा 100 माइक्रो फेरेड, ठीक है, तो XC भी आ गया हमारे पास, सॉरी C भी आ गया हमारे पास, और 5 भी आ गया, दोनों क्वेश्चन हमारे क्या हो गए यहाँ पर सॉल्व हो गए।
अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मतलब ठीक था, आसान था, आप लोगों को डेफिनेटली करना था। मतलब आपको जेई एडवांस में सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, आपको मतलब चूज करना होता है, ठीक है, 100% थोड़ी बनती है जेई एडवांस में। चलो अगेन, दिस इज ऑल्सो क्वालिटी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझना इसके बारे में, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, वैसे पढ़ा हुआ होता ही है। क्वेश्चन ये कह रहा है स्पेशल मेटल एस इलेक्ट्रिस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब सुपर कंडक्टर की बात कर रहा है सर। अरे रेजिस्टेंस इसका जीरो होता है, जिसका सुपर कंडक्टर होता है, आने दो सर, जितनी करंट आ रही है आने दो। अ क्लोज्ड वायर लूप, मतलब उसके पास कोई लिमिट नहीं है करंट की, ठीक है। अ क्लोज्ड लूप मेड ऑफ एस, मतलब ये जो लूप है ये एस का ही बना हुआ है, ठीक है, यानी इसका रेजिस्टेंस जीरो है। डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन फ्लक्स through itself by inducing suitable current to generate compensating flux। मतलब ऐसा होता क्यों है सर? यहाँ पर एक मैंने क्या रख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया। अब सर अगर होगा क्या ना सर, अगर ये जो है ना, मतलब इसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स होगा, अगर वो फ्लक्स में चेंज नहीं होने देता, क्यों नहीं होने देता फ्लक्स में चेंज? क्योंकि इसके पास बढ़िया कैपेसिटी है, सुपर कंडक्टर है, अंधा करंट ये पैदा कर सकता है अपने पास, है ना, अच्छा कम अमाउंट ऑफ करंट ये क्या कर सकता है अपने पास ला सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, ये अच्छा करंट, मान लीजिए कितना करंट इंड्यूस करा है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कुछ करंट इसने इंड्यूस किया, मान लीजिए आई, है ना, तो आई करंट की वजह से इतना करंट इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, आपसे कह रहा है अच्छा, द करंट गिव्स राइजेस टू द मैग्नेटिक मोमेंट विच इन टर्म्स रिपेल द सोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फ्लक्स। इसको क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। कंसिडर सच अ लूप ऑफ अ रेडियस ए, इसकी रेडियस दे रखी है आपको ए, विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, द मैग्नीट्यूड, ये कह रहा है, a magnetic dipole of moment m is brought along the axis in of this loop from infinity to the point p एट डिस्टेंस आर। यहाँ पर कहीं पर इन्फिनिटीज में एक लेके आया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। जैसे जैसे इसको यहाँ लेके आऊंगा, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, और इसके अंदर अच्छी खासी कैपेसिटी है कि ये फ्लक्स में चेंज को होने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि अपने अंदर अच्छी खासी करंट इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल m एट द पॉइंट इट्स एक्सिस r गिवन बाय, इसने आपको हेल्प करने के लिए एक बढ़िया सी चीज भी दे दी कि मैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं, तो नहीं पता तो उसने ये भी लिख दिया है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया एक्सिस पे कैसे लिखते हैं, ठीक है। Where mu naught is the permeability of free space, magnitude of force between two magnetic dipole of moment is m1 and m2 separated by the distance। एक और हेल्प करने के लिए आपको दे दिया कि दो मैग्नेटिक मोमेंट को अगर सेपरेट करते हैं तो इतना वो लगता है, ठीक है। Where k is the constant and appropriate dimension, direction of this force is along the line joining them टू डाइपोल्स, ये दोनों को डाइपोल को जोल करने वाला, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हेन द डाइपोल m is placed at a distance r from the center of loop, अगर इस यहाँ से r डिस्टेंस पे इसको हम प्लेस करते हैं तो करंट इंड्यूस इन द लूप विल बी प्रोपोर्शनल टू, कितना करंट इंड्यूस होगा बताइए, सोचिए, कॉमन सेंस से सोचिए, कितना करंट यहाँ पर इंड्यूस होगा। पहली बात तो करंट इंड्यूस हो क्यों रहा है? क्योंकि सर ये इनफाइनाइट से आप लेके आए तो धीरे धीरे इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होने का ये अपोज करेगा, और इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये क्या करता है बेटा, फ्लक्स में चेंज नहीं होने देता। तो इसके अंदर इतना करंट इंड्यूस होगा, ध्यान समझिएगा, इसके अंदर इतना करंट इंड्यूस होगा जिसकी वजह से क्या हो जाने वाला है, इसके अंदर इतना करंट इंड्यूस होगा तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कुछ, वो मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ जैसे लूप की वजह से कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और सेंटर पे कितना एंगल बनाया है यहाँ पर, आर का मतलब इसकी रेडियस ए, और सेंटर पे एंगल बनाया है 2 पाई। इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके इंड्यूस करंट की वजह से यहाँ पर होगा। इसका मेन मकसद ही यही है कि मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहे, जीरो रहे। इतना मैग्नेटिक इतना कैपेसिटी है इसके पास, क्या अगर आई करंट इंड्यूस कर दिया तो आई करंट इंड्यूस करने के बाद म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई, इतना करंट यहाँ पर क्या कर सकता है, ये इंड्यूस कर सकता है, उसकी वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं सर, ये इसीलिए इंड्यूस कर रहा है क्योंकि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। इतनी सफिशिएंट करंट ये इंड्यूस कर लेगा जिसकी वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। और वो गिवन है हमें, कितना गिवन है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन r क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 2 पाई से जाएगा 2 पाई, तो यहाँ पर म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ए बी रेडियस है इसकी कांस्टेंट, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम अपॉन आर क्यूब के बराबर आ गया क्या? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एम अपॉन आर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एम अपॉन आर क्यूब के आ जाएगा, सिंपली बराबर आ जाएगा। चलो
पैसेज का सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट ये कहता है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, अब इस सबको भूल जाइए, आपसे कह रहा है कि इसकी वजह मतलब इसको इसके इफेक्ट की वजह से इसको इन्फिनिटी से यहाँ लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। याद करो, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टेट्स याद करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि सर इन्फिनिटी तो से इसको यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ा। सर जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ उतना काम करना पड़ा, तो जो भी वर्क था वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे दे सकते हैं हम? ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे सकते हैं एम डॉट बी। बोलो एम और बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक है, एम डॉट बी से दे सकते हैं, ठीक है। अब मुझे प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, यहाँ पर चाहिए, देखो क्या चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। तो वर्क डन को लिख सकता हूँ डेल्टा यू, और डेल्टा यू को लिख सकता हूँ एम बी, और साइन थीटा वो भी एक नंबर आएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी की अगर हम बात करें तो एम इंटू बी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक की बात है। अच्छा, ये आ जाएगा एम, और बी क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, ये एक रिंग आ गया, रिंग करंट की रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे चाहिए, इस बार सेंटर पे नहीं चाहिए, एक्सिस पे चाहिए, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड। दैट मैग्नेटिक फील्ड जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते, सॉरी उसमें पढ़ते थे हम इलेक्ट्रोस्टेट में, तो वो आता था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसी तरीके से एक फॉर्मूला आ जाता था, या जाता था म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन म्यू नॉट इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस इसकी रेडियस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी। और एक और कुछ चीज दे रखी है इसमें, ये जो आर है वो बहुत बड़ा है ए से, आर बहुत बड़ा है ए से, तो ये जो वर्क डन है ना वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा एम इंटू आई। और देखो ए तो कोई कांस्टेंट है, इसकी रेडियस है, अब ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लगभग ए स्क्वायर लिख दो आप, सॉरी आर स्क्वायर लिख दो, इसको लगभग क्या लिख दो आप, लगभग आर स्क्वायर लिख दो, उसकी पावर 3/2 यानी 1 अपॉन आर क्यूब के बराबर हो गया। तो वर्क डन इनके प्रोपोर्शनल है एम, आई खुद किसके प्रोपोर्शनल थी? क्वेश्चन हम इसका जो पहला पार्ट है उसमें यही तो पूछा है, आई किसके प्रोपोर्शनल थी? एम अपॉन आर क्यूब के। तो लिख दो यहाँ पर हेल्प, आई एम अपॉन आर क्यूब के, और यह आ जाएगा 1 अपॉन आर क्यूब। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आ गई एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर की पावर 6, यानी इसका फर्स्ट पार्ट अगर किसी से नहीं हुआ है तो सेकंड पार्ट के बारे में वो सोच भी नहीं सकता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ये जो पैसेज थे मैं इन्हें कहूँगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसको मॉडरेट की केसेस में ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला ये जो पैसेजेस हैं ये हमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव करने के लिए मदद कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे मार्क्स थोड़े से अच्छे हो जाएं, उसमें ये मदद कर रहे हैं, ठीक है। खासकर वो बॉल वाला, बॉब वाला, वो तो डेफिनेटली आसान क्वेश्चन था। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट बोल देते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, पर ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपसे। हमें एक हीट इंसुलेटर, पूरा हीट इंसुलेटर दे रखा है ना, ये दीवारें भी हीट इंसुलेटर है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये एडियाबेटिक नहीं है, इसमें ये भी दे रखा है कि यहाँ पर भैया हीटर भी दे रखा है। हीटर क्या कह रहा है, ये हीटर हीट दे सकता है इस वाले पार्ट को, लेकिन इसको नहीं देगा, इधर ही देगा वो, है ना, बीच में, क्योंकि लगा है एक हीट इंसुलेटर लगा हुआ है। कह रहा है कि दोनों पार्ट में क्या है, गैसेस है, इस वाले पार्ट में क्या है, थर्मल इंसुलेटर फ्रिक्शनलेस, मिडल इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ मोल गैसेस के हैं, कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। ईच साइड ऑफ द पार्टीशन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक मोल आइडियल गैसेस यहाँ पर दे रखा है, एक मोल आइडियल गैस का दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है कि जो गैस है ना उसके लिए CV आपको गिवन है, कितना है, 2R। अच्छा CP क्या होता है, CV प्लस R होता है क्या, बोलो, तो यह जाएगा 3R हो जाएगा। और गामा क्या होता है, CP बाई CV, तो यह आ जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, यानी गामा भी मुझे पता चल गया, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है ई साइड हैज द वॉल्यूम V नॉट, टेम्परेचर T नॉट इनिशियली, और जो इसको बोल देते हैं लेफ्ट साइड, ऑब्वियसली ये लेफ्ट वाले हाथ में, ये राइट साइड है ना। ये कह रहा है लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो क्या कर सकता है, हीट इसको दे सकता है, और क्यों हीट ट्रांसफर कर रहा है उसकी वैल्यू भी आपको दे दी, ठीक है। एज द रिजल्ट द पार्टीशन, ये जो पार्टीशन है वो मूव कर देता है, ये जो मूवेबल पिस्टन था ये मूव कर देता है एंड स्लोली टूवर्ड्स द, स्लोली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्लोली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, फास्ट रिएक्शन, स्लोली रिएक्शन, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि टुवर्ड्स द राइट, रिड्यूसिंग द राइट साइड वॉल्यूम टू द V0/2, इनिशियल वॉल्यूम किसका, इसका V0, और लेफ्ट वाला डायरेक्शन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, V0, यानी इसको पहले V0 था अब आधा कर दिया है, तो ऑब्वियसली ये वाला वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा था गैस टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड बिकम्स TL एंड TR, फाइनल इनके लेफ्ट वाले का TL, राइट साइड का TR हो गया है। तो आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ TR/T0, यानी आपसे एक तो फाइनल राइट साइड का टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है।
चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। तो सिचुएशन यहाँ पर ये है कि हमें जो ये जो कंटेनर गिवन है ना, वी आर गिविंग हीट ओनली टू द राइट सॉरी लेफ्ट पार्ट, दिस इज हीट इंसुलेटर वॉल, मतलब इसका मतलब ये है कि हम इधर वाले को कोई हीट नहीं दे रहे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज अ हीट इंसुलेटिंग वॉल, हीट को आने ही नहीं देगी यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा, फाइनल जो कंडीशन हमारे पास हो गई है, ये वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है, राइट साइड का रिड्यूस हो गया, क्या हो गया है, ध्यान से देखिएगा, रिड्यूस होके ये यहाँ से यहाँ आ गया है, इस तरीके से कुछ है ना। पहले ये वॉल्यूम वी नोट था, अब हो गया वी नोट बाई टू, ऑब्वियसली टोटल वॉल्यूम था 2 वी नोट, तो ये हो जाएगा 3 वी नोट बाई टू। अच्छा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, राइट साइड का फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए TR और इसका मान लीजिए TL। तो पहले ही पार्ट में पूछ रहा है TR के बारे में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन की कमजोरी ही यही है कि ये हीट इंसुलेटर वॉल है और हमने इसको हीट दिया है ना, इसको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये तो बीच में हीट इंसुलेटर आ गया, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी। यानी जो राइट पार्ट है ना, फॉर राइट पार्ट हम क्या लिख सकते हैं, राइट पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं सर, सिंपली राइट पार्ट के लिए लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस? क्योंकि डेल्टा क्यू है 0 और एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं लिख सकता हूँ PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर सर यहाँ पर तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन है, तो TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, राइट पार्ट के लिए लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, राइट पार्ट के लिए लिख रहा हूँ। तो इनिशियल टेम्परेचर T नोट, इनिशियल वॉल्यूम V नोट, गामा है 3/2, तो 3/2 माइनस यानी 1/2, फाइनल टेम्परेचर हो गया TR और फाइनल वॉल्यूम हो गया V नोट बाई 2, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो देखो V नोट से जाएगा V नोट, 2 की पावर 1/2 इधर आएगा, यानी √2 आ जाएगा, तो TR हो जाएगा कितना, T नोट के बराबर हो जाएगा, सॉरी T नोट √2 के बराबर हो जाएगा हमारे पास। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास पता चल गया, और शायद यही पूछा था पहले पार्ट में, TR बाई T नोट। तो यहाँ से TR बाई T नोट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये सिंपली बराबर हो जाएगी √2 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, सिंपली ये √2 के बराबर आ जाएगी TR बाई T नोट की वैल्यू। एक और बात हमें पता चल गई यहाँ से, TR बाई T नोट की वैल्यू भी पता चल गई हमें यहाँ से। अच्छा, तो इस पैसेज का फर्स्ट पार्ट तो इजी था, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q बाई R T नोट, यानी हीट का कुछ काम आने वाला है, यहाँ पर हीट का काम आने वाला है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, हमने इसको कितनी हीट दी थी, इसको Q हीट दी थी, ठीक है, इसको कितनी हीट दी थी, Q हीट दी थी। अच्छा, मुझे ये पता है, अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना चाहूं, फॉर होल सिस्टम अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना चाहूं, तो मुझे पता है कि टोटल Q, डेल्टा Q टोटल इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, W टोटल प्लस डेल्टा U टोटल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये डेल्टा Q टोटल क्या है सर, डेल्टा Q ऑफ राइट साइड, डेल्टा Q ऑफ लेफ्ट साइड, वर्क क्या है, वर्क डन राइट साइड का, वर्क डन लेफ्ट साइड का, डेल्टा U क्या है, डेल्टा U राइट साइड का, डेल्टा U लेफ्ट साइड का। ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए मैं लगा सकता हूं, अगर सिस्टम इसको ले लूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हर जगह वैलिड है, तो मैंने सिंपली यहां पर लगा दिया। चलो, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर दे रखी है कि ये जो पिस्टन है ना, बहुत स्लोली मूव करता है, स्लोली मूव करता है, मतलब हर पॉइंट पर इधर से जो फोर्स लग रहा है, इधर से वाले जो फोर्स है उसके क्या है, इक्वल है। यानी इधर का प्रेशर जो है वो अगर हम P राइट बोल दें, इधर का प्रेशर अगर हम PL बोल दें, लेफ्ट बोल दें, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे हर पॉइंट पर। जो भी इधर वाली गैस इधर की तरफ प्रेशर लगा रही है और इधर वाली गैस इधर की तरफ जो प्रेशर लगा रही होगी, हर पॉइंट पे इक्वल होंगे, बिकॉज गैसेस आर एक्सपांडिंग वेरी स्लोली एक्सपांड हो रही है। तो ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात पता चली सर, इससे ये तो पता चल गया हमें कि सर फोर्स सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। अरे यहाँ से यहाँ आ गया है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, प्रेशर सेम है, तो फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो वर्क डन भी सेम होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए इस वाले ने वर्क डन किया, टोटल वर्क डन किया मान लीजिए 10 जूल, तो ये क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ये इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो ये -10 जूल का वर्क करेगा। तो टोटल वर्क डन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट साइड वाली हमने हीट दी, क्यों, लेफ्ट साइड में हमने कोई हीट दी नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस है लेफ्ट साइड के लिए, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डेल्टा Q 0 के बराबर लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें लिखना है डेल्टा U लिखना है राइट साइड के लिए और डेल्टा U लिखना है लेफ्ट साइड के लिए। अच्छा, ये अपने आप में बढ़िया सी बात है, ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। डेल्टा U राइट साइड के लिए, डेल्टा U होता क्या है, डेल्टा U होता है हमारे पास F/2 है ना, डेल्टा T है, इसको लिख दो NCV डेल्टा T के बराबर होता है।
किसके बराबर होता है, एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। राइट साइड के लिए लिखूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स 1, सीवी कितना 2R और डेल्टा टी कितना, सर राइट साइड के लिए लिख रहा हूं फाइनल टेम्परेचर राइट साइड का TR, इनिशियल टेम्परेचर T नोट, प्लस अगर डेल्टा यू लेफ्ट साइड के लिए लिखें, लेफ्ट साइड के लिए कैसे लिखेंगे सर, वही एनसीवी डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स 1, सीवी कितना 2R और डेल्टा टी कितना, सर डेल्टा टी अब मुझे पता चल गया लेफ्ट साइड का फाइनल टेम्परेचर है √2 T नोट और इनिशियल टेम्परेचर है T नोट के बराबर। अब ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा जो जो पूछ रहा है वो कुछ कुछ बन रहा है हमारे पास। Q इज इक्वल टू हो गया, देखो यहाँ हो जाएगा 2R TR माइनस T नोट प्लस, ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहाँ से एक और चीज कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, टू आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा TR माइनस T नोट और यहाँ बचा √2 T नोट माइनस T नोट। अब कैसे ना कैसे हम TR की वैल्यू T नोट की फॉर्म में ले आऊंगा, तो TR की वैल्यू T नोट की फॉर्म में ले आऊंगा तो R और T नोट यहाँ आ जाएंगे, Q अपॉन R T नोट आ जाएगा और जो भी वैल्यू बची वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। TR हमें निकालना है। अब TR के लिए क्या करें, थोड़ा सा यहाँ मशक्कत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मुझे पता है फाइनली अगर इसका प्रेशर कितना है P फाइनल है तो इसका प्रेशर भी क्या होगा P फाइनल, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि गैस का जो प्रेशर है वो हर वक्त क्या है इक्वल है, गैस का प्रेशर क्या है हर वक्त इक्वल है। अब प्रेशर इक्वल हो गए, अब ध्यान से देखना, इसका फाइनल प्रेशर मुझे पता है, इसका फाइनल प्रेशर कैसे लिख सकता हूं मैं, इसका फाइनल प्रेशर लिख सकता हूं P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू NR T फाइनल। P फाइनल हो जाएगा इसका P फाइनल, वॉल्यूम हो गया इसका आधा और नंबर ऑफ मोल्स 1 R और T फाइनल हो गया √2 इंटू T नोट, तो इसका P फाइनल हो गया कितना 2R √2 T नोट डिवाइड बाई V नोट। और यही प्रेशर इसका भी होने वाला है, यही प्रेशर इसका भी होने वाला है फाइनल। अच्छा अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट के लिए बात करूं तो लेफ्ट वाले पार्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी कहीं नहीं जा रहे, इनिशियल इज इक्वल टू एन फाइनल के बराबर है। एन इनिशियल कितना है बच्चों हमारे पास, सिंपली एन इनिशियल कैन बी रिटन एज P नॉट V नॉट डिवाइड बाय R T नॉट। इस लेफ्ट वाले पार्ट के लिए फाइनल प्रेशर कैसे लिख सकता हूँ, P फाइनल V फाइनल कितना हो गया 3V नॉट बाई 2 और R T फाइनल हमें निकालना है और T फाइनल को मैंने बोल दिया है लेफ्ट पार्ट का टेम्परेचर, लेफ्ट वाले पार्ट के टेम्परेचर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर TL। ठीक है, यहां से P फाइनल की वैल्यू उठा के रख देते हैं, P फाइनल की वैल्यू उठा के रख देंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा TL मिल जाएगा, ये बनेगा 3√2 T नोट। ठीक है, उठा के वैल्यू उठा के रख दी, यहाँ पर मिलेगा 3√2 T नोट। इस 3√2 T नोट की वैल्यू को उठा के अगर हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, एंड द फर्स्ट इक्वेशन वाज दिस इक्वेशन में अगर हम रख दें तो हमारे पास आ जाएगा Q की वैल्यू आ जाएगी, उठा के रख दिया Q इज इक्वल टू 2R, TR की वैल्यू रख दिया 3√2 T नॉट माइनस T नॉट प्लस 2√2 T नॉट, सॉरी √2 T नॉट माइनस T नॉट। देखो T नोट कॉमन आ जाएगा, T नोट कॉमन आ जाएगा, देखो 3√2 प्लस √2 आ जाएगा 4√2 माइनस 2 T नोट कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 4√2 माइनस 2, फिर आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 2√2 माइनस 1 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलो 17 क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल आप KVL लगाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द 17 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझिएगा। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब सिंपल से नंबर मिल जाएंगे इसमें, है ना। मीटर ब्रिज एक नाम से दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, समझिएगा। करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन इजीएस्ट वे जो मुझे लगा वो ये है, इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1 अ सेल ऑफ EMF E अ मीटर ब्रिज ऑफ वायर R नोट, है ना। मीटर ब्रिज का बस यही इंपॉर्टेंट बात थी कि इसकी जो लेंथ है 1 मीटर होती है, यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है और रेजिस्टेंस इसका दे रखा है कितना आपको 50 ओम और यूनिफॉर्म वायर होता है मीटर ब्रिज का, सबने एक्सपेरिमेंट किए होंगे स्कूल में। ठीक है, रेजिस्टेंस R नोट बाई 2 अनदर सेल ऑफ EMF E बाई 2 ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R और गैल्वेनोमीटर को यूज किया गया है, हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है,
तो ये कह रहा है एज शोन इन फिगर इफ द नल पॉइंट इज फाउंड एट एल इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, यानी 72 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट मिलने का मतलब है गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितनी हो जाती है हमारे पास, सिंपली जीरो हो जाती है। इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं जाने वाली, यानी जो करंट यहाँ पर जा रही है आई, वही करंट इसमें कोई नहीं गई, वही करंट आई घूम फिर के वापस इसी में आ जाएगी। बस यही क्वेश्चन का जो था ना आत्मा थी। ठीक है, अब बस खेल ही खत्म हो गया क्वेश्चन का, तो ध्यान से समझिएगा क्या करना है यहाँ पर हमें। ये L इज इक्वल टू 72 दे रखा है, कितना दे रखा है, L इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर दे रखा है। यूनिफॉर्म वायर है सर। टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है इसका, टोटल रेजिस्टेंस गिवन है, ध्यान से समझिएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमें यहाँ पर, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास 50 ओम। सर अगर 100 मीटर सेंटीमीटर लेंथ है तो रेजिस्टेंस है हमारे पास कितना, 50 ओम। अगर 72 सेंटीमीटर लेंथ होगी तो 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 72, ये आ जाएगा कितना, 36 ओम आ जाएगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया यहाँ का जो रजिस्टर है वो आ जाएगा 36 ओम। बचा हुआ कितना बचा, ये 14 ओम बचा। 14 ओम यहाँ का रेजिस्टेंस आ जाएगा, टोटल 50 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ केवीएल लगाएं हम, बड़े लूप में लगाते हैं, अगर केवीएल लगाएं बड़े लूप में, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर केवीएल लगाएं तो ध्यान से समझिएगा, R1 की वैल्यू पूछ रहा है ना हमें। केवीएल लगाएं तो ध्यान से देखिएगा कैसे लगाएंगे, E फिर यहाँ से यहाँ पर आए, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाएंगे तो लॉस हो जाएगा सर, नुकसान हो गया, -36I। फिर हायर से लोअर जाऊंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा, क्योंकि रजिस्टर के अंदर करंट ही हायर से लोअर जाए, इसीलिए ये हाई ये लोअर है। ठीक है, तो आ जाएगा E माइनस 36 माइनस 14 इंटू आई आर कर रहा हूं, है ना। फिर यहां से आया, फिर हायर से लोअर गया, R0/2 का मतलब कितना हो गया, 25 हो गया ना ये। ठीक है, R0 50 से तो आ जाएगा -50 25I, कितना हो जाएगा, एक और इक्वेशन आ गई यहाँ पर कितनी, 25I। एक और इक्वेशन आ गई यहाँ पर 25I। और फिर यहाँ पर आए तो सेम करंट, इधर नहीं गई, नल रिफ्लेक्शन है तो सेम करंट आई भी यहाँ जा रही है हायर से लोअर। एक और नुकसान हो गया, I इंटू R1, ये सब क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इट ऑल्सो कैन बी रिटन एज 36 + 14, या जाएगा हमारे पास 50 + 25, यानी 75I + R1, उधर जाके प्लस हो गए, ये I के बराबर हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा E/75 + R1, इक्वेशन नंबर 1। सर केवीएल तो एक और लूप में भी लगाया जा सकता है, देखिएगा कैसे। केवीएल लगाइए, अब स्मॉलर लूप में लगा दीजिए, ऐसे घूमेंगे स्मॉल लूप। ठीक है, लेफ्ट वाले स्मॉल लूप में अगर हम केवीएल लगाएंगे तो कैसे करेंगे, वापस यहीं से स्टार्ट करूंगा, मुझे यहीं की जगह पसंद है। ये आ जाएगा E माइनस 36I। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गए, इधर इसमें कोई करंट नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं हुआ होगा, नहीं IR लिखना है यहाँ पर। लेकिन सर यहाँ बैटरी तो है ना, हायर से लोअर जा रहे हो आप, तो नुकसान हो गया E/2 का। फिर यहाँ से वापस यहाँ गए, यहाँ पर कितना करंट आया सर, I करंट है, सेम करंट आई है, क्योंकि इसमें तो कोई नहीं, वहीं से I करंट आ रही है, तो ये फिर लॉस हो जाएगा I इंटू R1। अगेन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि केवीएल में हम इसी तरीके से लिखते हैं। चलो खेल खत्म इसका। तो अगर यहाँ से अगर हम I1 निकालने की कोशिश करें तो इट विल कम, इसको उधर भेजा तो आ जाएगा E/2 इज इक्वल टू 36 + R1, ये किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू आई के बराबर, आई की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो E/2 इंटू 36 + R1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कोई अलग अलग करंट थोड़ी है, एक ही तो करंट है, तो E/75/R1, तो यहाँ लिखूंगा E/75 + R1 इज इक्वल टू E/2 + 36 प्लस कितना है, 36 + R1 के बराबर हो जाएगा। E से जाएगा E, तो आ जाएगा 75 + R1 इज इक्वल टू 72 + 2R1, ये उधर जाएगा, R1 आ जाएगा 75 - 72, यानी 3 ओम आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, R1 की वैल्यू हमें निकालनी थी, केवीएल लगा दिया, एक बार बड़े लूप में लगा दिया, एक बार छोटे लूप में लगा दिया, और सिंपली हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है ग्रेविटेशन से, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 स्टार सिस्टम का सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल सा। ठीक है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स ऑफ मासेस 3 ms एंड 6 ms आर 900, एवरेज डिस्टेंस होती है ना, and r is the mean distance between the center of the earth and the sun, and ms is the mass of the sun. Two stars orbit around their common center of mass in a circular orbit of the period n times t.
वेर टी इज द पीरियड ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, अगर टी अगर यहाँ पर क्या है अर्थ और सन के बीच में अर्थ का रिवोल्यूशन अगर हो जाए, ध्यान समझिएगा, तो आपसे कह रहा है एन की वैल्यू बताइए। एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा कि जो टी होता है वो कैपिटल का थर्ड लो भी कह दीजिए इसको, या फिर एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी हम करते हैं जनरली, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 3 के। आर क्या होती है यहाँ पर मेन डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर हम पहले बात करें किसके केस में, अर्थ के केस में बात करें, तो मैं लिख दूंगा पहली इक्वेशन लिख दूंगा टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट पाई आर कांस्टेंट डी कांस्टेंट मास ऑफ सन कांस्टेंट और एवरेज डिस्टेंस दे रखी उसने आर की पावर 3। अब वही कह रहा है कि यही टाइम पीरियड एन टाइम्स टी हो जाता है। बोलो कितना हो जाता है ये, एन टाइम्स टी हो जाता है, या फिर इसको नाम दे दीजिए टी डैश ले दीजिए, टी डैश दे दीजिए इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी, 4 पाई स्क्वायर जी। अब टोटल मास कितना हो गया यहाँ पर 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 9 इंटू एम एस, और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम हो गई है 9 आर क्यूब, ठीक है। तो दोनों को क्या करना है, बस वो लेना है टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी वन स्क्वायर, है ना, टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 4 पाई पूरा कट जाएगा तो ये आ जाने वाला है हमारे पास, क्या आ जाने वाला है यहाँ पर सिंपली 9 की पावर 4 बराबर, यानी टी यहाँ पर सिंपली कितना आ जाएगा हमारे पास 9 की पावर 4 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 की पावर 4 टी डैश स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर भी हटा दीजिए, टी इज इक्वल टू 9 की पावर 4 ये आ जाएगा सिंपली आ जाएगा 9। अच्छा ये एक कटेगा, यहाँ 9 की पावर 2 है, ठीक है, 9 की पावर 2 दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा तो जगह 9 टाइम्स टी डैश, ठीक है। और उसने यही कहा था कि जो नया है वो एन टाइम्स अगर है, ये जो नया वाला है अगर वो एन टाइम्स है, तो ध्यान से समझिएगा टी डैश की जो वैल्यू आएगी, एक बार दोबारा करते हैं इसको, शुरू से देखते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो अब वो एवरेज डिस्टेंस कह रहा है इतना, तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते, डिवाइड कर देते, टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब कट जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा, है ना। चलो लिख देते हैं एक बार, और यहाँ पर आया हमारे पास 9 ऊपर चला गया और 9 की पावर 3 यहाँ आ गया, तो ये देखो कट गया है ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन, हाँ सही है, फिर तो 1 अपॉन 9 स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा एन की जो वैल्यू आ जाएगी सिंपली 9 के बराबर आ जाने वाली है, ठीक है। एन टाइम्स टी हो गया है, एन टाइम्स टी हो गया है, तो एन की वैल्यू बतानी है हमें 9 आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना कट रहा है यहाँ पर। चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब हर चीज को कवर कर लिया है ना, लगभग हर चीज को कवर कर लिया है यहाँ पर, है ना। पेपर 1 में सेंटर ऑफ मास को भी कवर कर लिया है, पेपर 2 में भी लगभग सारी चीजें कवर कर ली है, मतलब अगर पेपर 1 और 2 बोले तो होल फिजिक्स, ऑलमोस्ट होल फिजिक्स कवर करने की कोशिश करी है ना। फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट, ये फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए सर कोई मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट के ऊपर कोई फोटोन गिर रहा है, तो एच न्यू, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरेगा तो एच न्यू माइनस 5, ये इतनी एनर्जी बचेगी, और ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देते तो हम डब्ल्यू को 0 ले लेते और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाती है एच न्यू माइनस 5, वेयर 5 इज द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल प्लेट, ठीक है। इतना कष्ट होगा उसको सरफेस तक लाने में, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द सेम सोर्स ऑफ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी मेटल प्लेट है, देर आर थ्री मेटल प्लेट्स, ठीक है। वन इज पी, सेकेंड वन इज क्यू एंड थर्ड वन इज आर। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करता है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल प्लेट पी क्यू एंड आर आर ई पी, यहाँ से जो के ई मैक्स है वो है ई पी, यहाँ की जो के ई मैक्स है वो है ई क्यू, और यहाँ की जो के ई मैक्स है वो क्या है ई आर, एंड दे आर रिलेटेड बाय द EP इज इक्वल टू, एक और रिलेशन भी यहाँ पर गिवन है, EP इज इक्वल टू 2 टाइम्स EQ और 2 टाइम्स ER, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड फॉर मेटल P एंड Q, मतलब जो सेम सोर्स यूज करा, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी आने वाली है, मतलब यहाँ पर जो भी एनर्जी आने वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू बोल दो तो एच न्यू 1 वाली, अगर इस पे गिर रही है तो इसके ऊपर जो लाइट आ रही है वो भी एच न्यू 1 ही होगी, दोनों एक ही सोर्स से है, सोर्स सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, ठीक है। एंड है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इन मेटल पी, व्हाइल द डिफरेंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड फॉर मेटल आर के लिए अलग, इसके साथ भेदभाव किया गया, एच न्यू 2 अलग सोर्स वाला यूज किया है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल्स पी क्यू आर आर गिवन, देखो फाई आपको गिवन है, फाई ऑफ पी गिवन है 4, फाई ऑफ
Q गिवन है आपको 4.5 एंड फाई ऑफ R गिवन है आपको 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स यूज्ड फॉर मेटल आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ द फोटोन यानी एच न्यू वन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। द एनर्जी इंसिडेंट ऑफ फोटोन मेटल आर यानी एच न्यू टू की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एच न्यू टू की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, ये ईपी है क्या? ईपी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो इसकी ईपी को कैसे लिख सकता हूं मैं? इसकी ईपी को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसकी ईपी को मैं लिख सकता हूं, ठीक है। इसकी ईपी को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसकी ईपी को लिख सकते हैं सर, के ई मैक्स होता है एच न्यू माइनस फाइव यानी एच न्यू वन माइनस फाइव। इसका फाइव कितना दे रखा है? 4। इक्वेशन नंबर बोल। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कैसे लिख दो? क्यू के लिए लिख दो। क्यू के लिए क्या लिखूंगा सर? सेम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन गिर रहा है ना, और उसका वर्क फंक्शन है 4.5, और तो इसकी ई Q is equal to h nu 1 minus 4.5 because the work function is 4.5 now. अच्छा, and the third part की अगर बात करें तो E R की अगर हम बात करें तो अलग फ्रीक्वेंसी यानी h nu 2 माइनस इसका वर्क फंक्शन है 5.5 ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 को देखो। 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ सर? दोनों को डिवाइड कर दें। ई पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू एच न्यू वन माइनस 4 डिवाइड बाय एच न्यू वन माइनस 4.5। देखो ई पी और ई आर और ई क्यू में रिलेशन दे रखा है। देखो क्या रिलेशन दे रखा है? ई पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई क्यू। तो जहां पर भी ई पी लिखा है वहां लिख दो ट्वाइस ऑफ ई क्यू। तो ट्वाइस ऑफ ई क्यू लिखूंगा यानी 2 के बराबर गिवन है एच न्यू वन माइनस 4 डिवाइड बाय एच न्यू वन माइनस 4.5। इसको यहाँ लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया यह जगह 2h न्यू वन माइनस 9 इज इक्वल टू एच न्यू वन माइनस 4। ये इधर आएगा, यह जगह 5। एच न्यू वन किसके बराबर आ जाएगा? 9 माइनस, देखो ये इधर आएगा तो 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 4 यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ गया। यानी जो एनर्जी हम पी और क्यू पे यूज कर रहे थे वो हमारे पास आ गई है सिंपली पी और क्यू के बराबर। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा? इससे किसी भी एक इक्वेशन रख दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अगर अंदर हम पुट करेंगे तो ईपी आ जाएगा एच न्यू वन माइनस 4। ईपी की वैल्यू निकल जाएगी क्या यहाँ से? 5 माइनस 4 यानी ईपी की वैल्यू मुझे पता चल गई, दैट इज EP इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EP की वैल्यू क्या हो गई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मुझे EP, EQ और ER में एक रिलेशन पता है, ठीक है। EP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ER। EP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ER। तो ER पता चल गया यहाँ से EP बाई 2 यानी 1/2 यानी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मुझे यही तो चाहिए था, मुझे ये चाहिए था फॉर R प्लेट वी कैन से h न्यू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू ER। यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है विच इज 0.5। एच न्यू 2 हमें पूछा गया है और माइनस 5 कितना दे रखा है? 5 आर का 5 दे रखा 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 6। ये आंसर था, एच न्यू इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो पेपर वॉज क्वाइट गुड, अच्छा पेपर था। 3 to 4 क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, 4 to 5 वर मॉडरेट, बाकी सब स्कोरिंग थे, आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये आपका पेपर 2 था जेई का। तो आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।